जब सरहद के उस पार से कभी काम करने का शौक हुआ, कभी बुलावा आया? कि कभी शौक नहीं पैदा हुआ मेरे अंदर किसी भी जगह काम करने का। जुल्फी भाई ने मुझसे रुमाल में लपेट के पूछ ही लिया कि खैर है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये करना चाहता है और तुम्हारी तरफ से कोई इतना ख़ास वो इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उन्हें सीधा कहा, मैंने कहा जुल्फी भाई मेरे लिए कोक स्टूडियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं उसे साउंड ऑफ द नेशन नहीं मानता। कोक स्टूडियो इंक्रीजिंगली पूरा एक वायरल वीडियो की तरह बनने लगा है। वो लाइट चली जाए तो फिर कितने गाने वाले बचते हैं आपके पास, ये मेरा सवाल है एक टेक्निकल। कोक स्टूडियो ने बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनाया कभी भी। वाई ज़ीशान अली शुड बी द नेक्स्ट राहत फ़तेह अली खान। ये दो लोग ख़ास तौर से आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान जो हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, ये अब वो आर्ट वाली और कंपटीशन और कंपैरिजन वाली कैटेगरी से बहुत दूर चले गए हैं। क्या आपकी गाने की या पढ़न की बुनियाद सोज़ खानी में रखी गई? तो कोई इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर सोज़ खानी का? सर 100% बल्कि 1000%। जैसे कि हर कॉमन घर में म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझा जाता एज अ करियर, तो हमारे घर पे भी यही था। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी कि गला बैठ गया। मैंने ज़ीशान अली को इस पॉडकास्ट में बुलाने की इतनी आवाज़ें दी कि वाकई में मेरा गला बैठ गया। हालांकि ये शेर तहज़ीब हाफ़ी का है जो ज़ीशान ने बड़ी खूबसूरती से गाया है। बट द रीज़न वाई आई ऑलवेज़ वांटेड ज़ीशान टू बी ऑन द पॉडकास्ट, एक तो जेन्युइनली बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ इस इंडस्ट्री में, ख़ास तौर पे म्यूज़िक इंडस्ट्री में, और जिन्होंने किसी रिवायत की ना तरफदारी की ना ठेकेदारी की और उसी रिवायत में काम करते रहे, इज़्ज़त बनाते रहे, इज़्ज़त कमाते रहे, और साथ साथ उन्होंने इतनी इनोवेशंस की कि आपके पास तो ज़ीशान अपने सादगी के कवर की वजह से पहुँचे होंगे, लेकिन मेरी ज़ीशान से जो पहली मुलाकात थी वो आज से कोई 6 बरस पहले कराची में एक स्टूडियो में ज़ीशान एक के बाद एक गाने रिकॉर्ड करते थे और पॉजिटिव रहते थे लेकिन थोड़ा सा परेशान भी थे। और आज जब मैं ज़ीशान को देखता हूँ कि इनके वीडियोस चलती हैं एक टोयोटा रीवो में बैठ के, आपकी सादगी पे सवाल नहीं उठा रहा, पर ये सफ़र मेरे लिए काफ़ी दिलचस्प है। तो कैसा रहा सफ़र ज़ीशान? सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ राफी भाई कि आपने मुझे मौका दिया है बात करने का, क्योंकि बात नहीं करने देता है यहाँ पे कोई आप वो हैं कि जो लोगों को बुलाते हैं बात करने के लिए, उन्हें पूरा माहौल फराहम करते हैं कि आप यहाँ बात कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग हमसे गाने सुनना चाहते हैं लेकिन शुक्रिया कि आप बात सुनना चाह रहे हैं और लोगों तक भी पहुँचाना चाह रहे हैं। सफ़र राफी भाई बहुत सारी चीज़ें तो आपके भी सामने रहीं, आप गवाह रहे कि जो ज़िंदगी यहाँ पे हमारी 6-7 साल हमारे कराची में गुजरे, उसके अंदर वो जो बात आपने की कि पॉजिटिव रहता था लेकिन परेशान भी था। परेशानी ज़रूरी होती है, मेरा ख़्याल है मुश्किल हालात ज़रूरी होते हैं। मैं क्रेडिट देता हूँ उन हालात को जो भी आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ चीज़ों को, या आपने रेवो का जिक्र किया या वो, तो वो सबसे कीमती ज़िंदगी का हिस्सा होता है, क्योंकि उस वक्त आप इसको नौकरी समझ के नहीं कर रहे होते, उस वक्त आप गिन नहीं रहे होते कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे या इसका रिवॉर्ड ये मिलेगा, या उस वक्त आप सिर्फ आर्ट की मोहब्बत में आर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद कहीं से होती नहीं। और उम्मीदें वैसे भी मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान को तकलीफ़ उसकी उम्मीदें ही पहुंचाती हैं, तो वो शायद अपनी उम्मीदें होती हैं जो बंदे को थोड़ा इधर उधर कर देती हैं। मैंने उस टाइम को बड़ा इन्जॉय किया, मैंने जो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ें क्रिएट की हैं वो मेरी उस टाइम में हुई हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम इसलिए भी ज़रूरी था कि उस टाइम पे जो चीज़ें बन रही थी ना, वो आज जब हालात बेहतर हुए हैं तो वो मेरे पास कुछ कंटेंट है देने के लिए, कुछ मुनासिब मिसाल ख़ुद ही मैंने कायम की हुई है कि ये मुनासिब कंटेंट होता है जो उस वक्त बना था सारा। अभी हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए, ज़ाहिर है हमारे भी थॉट्स उसी तरह से काम करने लगते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर ऐसे करेंगे, ऐसा है तो ऐसे करेंगे। उस वक्त ऐसी कोई सोच नहीं होती पीछे, तो आप प्योरली जो आपका जी चाहता है ना, आप वही बना रहे होते हैं। जैसे आपने जिक्र किया तेरा चुप रहना,
तो तहज़ीब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, और राइट नाउ 2 ऐसे लोग हैं जिनको हम मुल्क से बाहर जब जाते हैं तो 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें वहाँ के लोग जानते हैं एज़ शायर, हमारे यहाँ के, हमारी जनरेशन्स के। वो एक अली ज़रियून भाई हैं और दूसरे तहज़ीब आफ़ी हैं। तो तहज़ीब की अलबत्ता पहली ही गज़ल जो किसी ने गाई वो यही थी, अच्छा, तेरा चुप रहना। तो वो मैंने गाई। उसके बाद मज़ीद भी मैंने अली कायम नकवी हमारे एक दोस्त हैं, उनकी गज़ल मैंने, यंग हैं अभी, बहुत अच्छे शायर हैं। गर्दे राह में भाई मुझे बड़ी पसंद है। मैं आपको बात बताऊं, कमाल वो लिखी हुई गज़ल है। इतनी कि वक्त मगरिब है ढल रहा हूँ मैं, धुंध बादल धुएं की बात नहीं, वक्त मगरिब है ढल रहा हूँ मैं, गर्दे राह में। मुझे तो बहुत दूर है, मेरे ऊपर तो हैबत आज तारी हो जाती है उसके बाद। जी आप कहिए। उनका एक शेर है जो मेरा फेवरेट है इस गज़ल में। हाँ। और हमद भाई का वो बहुत पसंदीदा शेर अच्छा। है। उनके जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो वो इस शेर को वो बार बार, मुझे अक्सर मैं जाता था ना तो वो कहते थे ये मुझे फिर से सुनाओ, मुझे ना अपने बाबा की याद आती। शेर भी बड़ा ही खूबसूरत है। वो है कि तू बहुत दूर है या तेरी तरफ, उल्टे कदमों से चल रहा हूँ मैं। अब देखिए जीशान ने पॉज लिया तो मैंने कहा शायद फिलबदी जीशान गा दें वो शेर लेकिन अब जीशान, आपने नकवी साहब का, इतनी मुझे पसंद है ये गज़ल, मैं अपनी वालदा को इतनी सुनाता हूँ। और सच पूछिए कि पिछले दिनों मेरे बहुत करीबी कज़न का भी इंतकाल हुआ, तो मैंने बहुत ये गज़ल पढ़ी भी और सुनी भी। तो आपने पढ़ के सुना दी है तो कुछ अगर गा के भी सुना। मैं जी ज़रूर सुना देता हूँ। अली कायम नकवी साहब की कई भी गज़ल है ये, और मेरी कॉम्पोजिशन है। गर्दे राह में बदल रहा हूँ मैं, गर्दे राह में बदल रहा हूँ मैं, पर तेरे साथ चल रहा हूँ मैं, गर्दे राह में बदल रहा हूँ मैं। धुंध बादल धुएं की बात नहीं, धुंध बादल धुएं की बात नहीं, वक्त मगरिब है ढल रहा हूँ मैं, गर्दे राह में बदल रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या इस्तिआरा है। मैं आपको सच बताऊं कि बड़े अरसे बाद मैंने, जब जीशान ने ये कंपोज, ये भी शायद बिग फुट के साथ ही जी की थी, ये बिग फुट से ही, तो जब मैंने ये पहली बार सुनी थी ना तो मुझे ये हैरत हो रही थी कि ये किसका कलाम है। नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से गुरूब को, इंसान की क़ज़ा को, इन सब चीज़ों को एक तरह ढाल देना। और फिर मैंने जब इसका मुकम्मल कलाम पढ़ा तो एक वो है कि शल रहा हूँ मैं वाला भी एक बड़ा, तो मैं तो उसके बाद जो हूँ ना, मैं अपनी वालदा से भी कहता था, और बहुत मेरी वालदा का अच्छा टेस्ट है शायरी में ना, कि वो कहती हैं कि मतलब इनक्रेडिबल। तो नकवी साहब आपको सलाम, बहुत अच्छा, और दिल में उतर जाता है ये काम। अच्छा ज़ीशान, आपने अपनी स्ट्रगल की बात की ना शुरू के दिनों में, कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप स्टूडियोज़ में अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए ख्वार होते थे और अब रीवो या एक बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ आप चले गए ज़िंदगी में, तो आपने कहा पॉजिटिव रहना, क्योंकि मैं तो बहुत से लोगों को देखता हूँ, ठीक है,
जो आते हैं, जो सीखे हुए भी होते हैं जी, जो अच्छे कंपोज़र भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो हिम्मत हार जाते हैं, या तो वो इस तलाश में रहते हैं कि देखें आपको एक वक्त नेस्कैफ़े बेसमेंट में मौका मिला, ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा लला है आपके कैरियर में, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ अपने आप पर काम किया, जी बिल्कुल ऐसा। ठीक है, और फिर आपको और मोहब्बत की होंदी है 2 AM जो कोक स्टूडियो का था वो मिला, लेकिन वो जो फेज़ है एक अच्छा बड़ा फेज़ था वो, हाँ जी। उसमें क्या चीज़ थी जो आपको मोटिवेट कर रही थी? क्योंकि मैं बड़े अच्छे अच्छे काबिल कलाकार लोगों को उसमें हारते हुए देखता हूँ। बड़ी पर्सनल सी ये चीज़ है, ये शायद मतलब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत सारे लोगों को ऐसा मौका मिलता है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि उस टाइम पे आपके साथ कौन कौन है। हज़रत अली का फरमान है कि एक मुखलिस दोस्त काफ़ी होता है खुशकिस्मत होने के लिए आदमी के। तो मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुखलिस दोस्त हमेशा रहे हैं। ये एक आप समझ लें कि अलग तरह की ब्लेसिंग एक मेरी ज़िंदगी में रही है। एक तो ये कि मेरे इर्द गिर्द लोग बड़े मुनासिब थे, मुझे उन्होंने ये महसूस कराने की बजाय कि बस अब टाइम गुज़र गया है, उनको हमेशा ये महसूस होता था कि यार इसका टाइम अभी आया ही नहीं है। तो वो मुझे ये रियलाइज़ करवाते थे कि अभी तुम्हारा वक्त आने वाला है। दूसरी चीज़, एक तो आप बाहर वाली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एक घर पे भी आपकी ज़िंदगी होती है, घर पे क्या माहौल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स से लेके मेरी बेगम साहिबा, इनकी सपोर्ट हमेशा से इस हवाले से मेरे साथ ही होता है ना कि आप चीज़ों को अगर थोड़ा दुनियादारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगें तो लोगों को महसूस होने लगता है कि यार कुछ कमा नहीं रहा और क्या सीन है, मतलब कुछ जॉब वॉब कर लेनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो की भी है, अगर नहीं हो रहा म्यूज़िक में तो कहीं और ट्राई कर लो, निकल आ जाओ अपने अंदर से, घर में सामान तो की ज़रूरत है ना, क्या बात है ना। तो मुझे ये वाली चीज़ कभी भी ना मेरी बेगम की तरफ से, ना मेरे पेरेंट्स की तरफ से, ना ही मेरे दोस्तों की तरफ से कभी इस तरह की किसी ने महसूस करवाने की कोशिश नहीं की। अगेन मैं वही कि ये एक मेरी पर्सनल और इनफरादी चीज़ है, ये सबके साथ ऐसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मेरे साथ कुदरत ने ये एक खुशकिस्मती रखी है कि मुझे माहौल इर्द गिर्द ऐसा मिला कि मुझे कभी इतनी शिद्दत से ये बात महसूस ही नहीं हुई कि ओहो कुछ क्यों नहीं हो रहा, राइट। तो उसने मेरी ज़ाहिर है कि मदद की कि मैं लगा रहा इसमें। लेकिन बहुत सारे लोगों के राफ़े भाई हालात सख्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उनके साथ कैसे वो डील कर रहे हैं वो हमसे बहुत बेहतर उनको पता होता है। तो इंसान को डिसीजंस तो लेने पड़ते हैं। तो उसमें मेरी मदद थोड़ी सी कुदरत ने अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि मेरे घर से भी मुझे कोई प्रेशर नहीं था उस दौरान, जब बहुत यानी एज एन आर्टिस्ट आपको मौका नहीं मिल रहा होता, आपको रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा होता, आपके मतलब के प्रोजेक्ट्स आपके पास नहीं आपके हिस्से में आ रहे होते। और वो अच्छा बड़ा फेज़ था आपका। हाँ, लंबा फेज़ था। तो ऐसे में अगर आपके इर्द गिर्द माहौल मुनासिब है तो मेरा ख्याल है कि आप सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे मैं कर गया। अच्छा ज़ीशान, इसके अलावा सिर्फ कलाकारों में नहीं, सिर्फ सिंगर्स में नहीं, साइंसदान ले लें, इंजीनियर्स ले लें, वो सब जिन्होंने बनीना इंसान की तारीख़ बदली, अगर उनकी आप तारीख़ पढ़ें तो वो हमेशा उनके यहाँ एक ना एक ऐसी चीज़ होती है कि वो कहते थे कि मेरा जो स्किल है या जो मेरा क्राफ्ट है उसके अलावा ज़िंदगी में 4 ऐसे और प्रिंसिपल्स थे जिनको वो प्रायोरिटाइज़ करते थे कि भाई अगर मैं इस तरह कर लूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँगा, चाहे वो कोई बहुत ही बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हो, चाहे वो कोई तरक्की हो, चाहे वो कोई आज़ादी की लहर हो। तो कोई आपने ऐसा वो किया कि एज अ म्यूजिशियन कि भाई म्यूज़िक तो आपका क्राफ्ट है, सिंगिंग आपका क्राफ्ट है, यार इसके अलावा कुछ कल्टिवेट करना है अपनी शख्सियत में तो शायद मैं जो उतार चढ़ाव हैं उनसे भी मैं गुजर जाऊंगा। ये बड़ी बारीक बात आपने छेड़ दी है। ये ऐसा है कि मुझे मौला अली इस्लाम फरमाते हैं कि इंसान अपने फ़ैसलों का मजमूआ है। तो जो डिसीजंस आप लेते हैं, जो प्रिंसिपल्स आप ज़िंदगी के बनाते हैं, आपके अंदर से आर्ट भी वही निकलती है, आपकी पर्सनैलिटी भी वही होती है और आप तरक्की भी उतनी ही कर पाते हैं
सो जो डिसीजंस होते हैं वही एक्चुअली इंसान होता है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जो मेरे प्रिंसिपल्स रहे हैं, जैसे मैंने मेक श्योर किया इस चीज़ को अपने तई, और अल्लाह ताला से हमेशा इस बात की मदद मांगी है कि मुझे किसी के हिस्से में आई हुई चीज़ नहीं चाहिए, हक तलफी ना हो। सो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी एक रीसेंट स्टोरी है इससे रिलेटेड कि मुझे जुल्फ़ी भाई का मैसेज आया अचानक एक दिन कि एक गाना है और वो मैं चाहता हूँ कि आप कोक स्टूडियो के लिए, अदरवाइज़ वो किसी को मेंशन नहीं करते इनिशियली जब तक कि फाइनलाइज ना हो जाए, लेकिन मेरी उनसे चूँकि पुराना ताल्लुक़ था तो उन्होंने कहा कि भाई एक गाना है तो मैं चाहता हूँ, सिंधी गाना है तो तुम सिंधी गाना गा लोगे। तो मैंने यानी बग़ैर उसके ऊपर टाइम लिए मैंने उन्हें ये कहा कि मैं गाने को तो गा सकता हूँ, सिंधी गाना, मुझे मसला नहीं है गाने में, मुझे इतनी सिंधी समझ भी आती है, थोड़ा बहुत मैं बोल भी लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी अरसा सिंध में रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे आर्टिस्टों को जानता हूँ जो सिंधी गाते हैं और मुझसे तो बहुत ही बेहतर गाएंगे, और शायद उनकी मादरी ज़बान भी सिंधी, और उनके काम भी आएगी ये चीज़। मुझे सिंध में जाके तो कॉन्सर्ट्स नहीं करने, हाँ करूँगा मैं सिंध में जाके ज़रूर करूँगा, हम करते हैं, अभी भी आए हुए हैं करने, लेकिन सिंधी ज़बान को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मुझसे बेहतर किया जा सकता है, बजाय इसके कि मैं गलत उसको प्रोनाउंस ठीक ना करूँ या और बहुत सारी बातें। तो मैं ऐसे आर्टिस्टों को जानता हूँ कि जिनका हक भी बनता है और वो मुझसे बहुत बेहतर ये करेंगे। तो मेरे एक बैंड मेंबर मेरे पास बैठे हुए थे उस वक्त, असद अली मुर्तज़ा। तो अच्छा जुल्फ़ी भाई ने कहा अच्छा ऐसा है, चलो मुझे कुछ कोई रिकमेंड कर दो तुम ना। तो फिर मैंने नुमान राजपर को रिकमेंड किया उस गाने के लिए और आई के लिए। तो उसने मुझे, मेरे बैंड मेंबर ने ये बोला कि यार अबे कोक स्टूडियो को तुमने जो है वो तुम्हें कॉल आई, तुम आगे से उन्हें कह रहे हो मैं बंदा देता हूँ। तो मैंने कहा यार मैंने कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, वो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं ये नहीं करूँगा, मुझे पता है कोई किसी के हिस्से की चीज़ है और मेरे सिर्फ एक्सप्लेन करने से वो उस तक हिफाजत से पहुँच सकती है। एक ऑप्शन ये है कि मैं चुप रहूँ और मैं उसको ले लूँ, तो मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि इसका रिग्रेट मुझे बाकी पूरी ज़िंदगी रहेगा कि ये मुझे पता था कि ये कोई और बहुत बेहतर कर सकता है और मैंने उस तक नहीं पहुंचने दी ये चीज़ सिर्फ, और अपने पास जो इल्म था उसे छुपा लिया। इल्म सिर्फ म्यूज़िक का नहीं है सर जो आपको अपने पास छुपाना गलत बात है, हर तरह का इल्म हाँ बिल्कुल अपने पास रख लेना, तो किसी तक ना पहुंचने देना राइट टाइम पे। तो एक तो मैंने ये नहीं किया, दूसरा मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट ज़रूर हूँ लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि आर्टिस्ट पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मिजाज के साथ नहीं जाती, मैं वो चीज़ें नहीं करता। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनके लिरिक्स या जिनकी जो विजुअल था वो इस तरह का था कि हमने उनको इनकार किया वो करने से। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आपको रिग्रेट जितने भी ज़िंदगी में होते हैं ना वो आपके डिसीजंस की वजह से हो रहे होते हैं। तो अगर आप उस वक्त थोड़ा पेशेंस से, जिस वक्त हालात मुनासिब होते हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, सारा आपकी फेवर में चल रही होती हैं चीज़ें, जितने सख्त फ़ैसले आप उस वक्त लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में रिग्रेट्स कम होंगे। तो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनके ऊपर चलता हूँ, ख़ास तरह का कंटेंट करता हूँ। नहीं, और वो बात करना इसलिए भी ये नहीं कि हम कोई आपकी अल्हम्दुलिल्लाह सोफ़ा जो सक्सेस है उसका फार्मूला समझना चाह रहे हैं या कोई रेसिपी होती है इस चीज़ की, कोई नहीं होती है इसकी रेसिपी, कुछ भी नहीं हो सकता, अलग अलग होता है सबका। ये एक मतलब एक चीज़ है जो अचानक हो जाती है ना, वो कहते हैं ना लगाए ना लगे, ना बुझाए ना बुझे, ये वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मौसीकी हमारे यहाँ म्यूज़िक एक तो सोसाइटी से एक नोशन है कि उस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती जी, लेकिन फिर जब आप आतिफ असलम हो गए, हदीका हो गई और लोग हो गए जो आपके टियर 1 के स्टार्स थे जिन्होंने बड़े बड़े कैरियर बनाए अपने, पॉप में भी अगर आप देख लें, लेकिन जब मौला उनको इज़्ज़त देता है तो ना माशरे का लिहाज करता है कि इस माशरे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये केस स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपने अब बात की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ आए, आप रेख्ता के साथ भी इंगेज हुए, हाँ जी, जो शायरी की वेबसाइट है जी। तो
हिंदुस्तान में काम करने के बारे में, कभी बॉलीवुड पे काम करने के बारे में सोचा? क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज़ीशान अली बर्रे सग़ीर की अगली बड़ी आवाज़ है। अल्लाह अकबर। ये मेरा मानना है आप लोगों को, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमने कोई इससे पहले स्क्रिप्ट शेयर किया है। लोगों को पता है कि मैं बहुत कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें पोस्ट करता हूँ, लेकिन जो इनका कॉम्पोजिशन का स्टाइल है, जो इनका सिंगिंग स्टाइल है, ये मुझे लगता है कि मतलब अभी बड़ा वसी काम है जो बाकी है। तो जब सरहद के उस पार से कभी काम करने का शौक़ हुआ, कभी बुलावा आया, क्या सोचा उसके बारे में? राफ़े भाई, ये बड़ी वो एक फ़नी बात हो जाएगी। लोग क्योंकि अपनी मर्ज़ी का मीनिंग निकालते हैं। हाँ। लेकिन ये हालात तो अभी ख़राब थोड़े से उस तरफ गए हैं, हाँ, एग्रेशन की तरफ। इसीलिए मैंने हालात की तमीद भी नहीं बांधी जी। लेकिन उससे पहले से हमेशा से हाँ। मतलब ये अल्लाह ताला गवाह है इस चीज़ में, ये हल्फन बात है कि कभी शौक़ नहीं पैदा हुआ मेरे अंदर किसी भी जगह काम करने का। यानी जब जुल्फ़ी भाई ने मुझे कोक स्टूडियो के लिए भी बुलाया था, तो क्योंकि मैंने बताया मेरा ताल्लुक़ था उनसे, तो ऑलमोस्ट 2-3 गानों के ऊपर हमारी डिस्कशन हो चुकी थी और मैं मुसलसल इसी बात पे था कि ये फ़लाँ को करना चाहिए, ये फ़लाँ को करना चाहिए, ये उसके करने की चीज़ है। तो एक टाइम पे जुल्फ़ी भाई ने मुझसे रुमाल में लपेट के पूछ ही लिया कि खैर है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये करना चाहता है और तुम्हारी तरफ से कोई इतना ख़ास वो इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने उन्हें हालांकि कोई और मेरी जगह दोस्त होता तो शायद वो थोड़ा घबराता ये बात उस वक्त करते हुए, तो मैंने उन्हें सीधा कहा, मैंने कहा जुल्फ़ी भाई मेरे लिए कोक स्टूडियो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं उसे साउंड ऑफ द नेशन नहीं मानता। क्या बात है, क्या बात है, मैं भी नहीं मानता। मेरा ऐसा नहीं मानना कि साउंड ऑफ द नेशन ऐसे ही आप किसी को टाइटल दे देंगे क्या। हाँ, वो अच्छा एफ़र्ट करते हैं, हमेशा अच्छी एफ़र्ट की है उन्होंने, म्यूज़िक के लिए बड़ा कुछ किया है, लेकिन इतना नहीं कि मैं उसे अल्टीमेट प्लेटफॉर्म मान के चलूँ। क्योंकि प्लेटफॉर्म्स कुछ नहीं होते, आर्ट होती है। प्लेटफॉर्म नहीं, आर्ट पहुँच जाती है, आर्ट पहुँचने वाली हो पहुँच जाती है। शायद इससे ज़्यादा मैं इसे एक्सप्लेन ना कर सकूँ, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, बहुत सारे चले गए। बिल्कुल, उनका मकसद बिजनेस है। कोक स्टूडियो कोई बड़े गुलाम अली खान साहब की फैमिली ने तो नहीं बनाया हुआ कि हम कहें कि वो म्यूज़िक के उनका कोई किरदार है। हाँ, कमर्शियल उनके बेनिफिट्स होते हैं ब्रांड्स के, हमेशा से कंपनीज आती हैं, वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी आर्ट फॉर्म है या कौन सा ऐसा पब्लिक का, आवाम के ऐसे कौन से इंटरेस्ट्स हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, जिनके ज़रिए से हम अपना, और ये कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, हर पढ़े लिखे इंसान को ये पता है। देखिए, जो चीज़ जो जिनका काम बेचना है वो ड्रामे के थ्रू साबुन बेचते हैं, गाने के थ्रू बोतल बेचते हैं। एग्जैक्टली, मतलब इसमें तो ये तो कंज्यूमरिज्म 101 है। अब इसमें हम, हाँ, ये अच्छी बात है कि चलें वो बहुत सारा पैसा लगा के इसको इंटरनेशनली लोगों को देखने को मिल रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन स्टिल उनका किरदार आर्ट के अंदर कोई नहीं है। वो हर वो चीज़ करेंगे जो उनके बेनिफिट के लिए है, एज अ ब्रांड उनको बेनिफिशियल है, पर एज अ आर्टिस्ट मेरे लिए बेनिफिशियल क्या है ये तो मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, और शायद ज़ीशान, क्योंकि मैं तो कोक स्टूडियो पे मैंने एकेडमिक काम भी बहुत किया, 10-15 साल मैंने कोक स्टूडियो पे काम किया। एक बड़ा अहम चीज़ जो ये है ना, मुझसे तनसीर डार आए हुए थे, कारवान के वोकलिस्ट, उन्होंने मुझे कहा कि यार एक 2 बड़े मसले हो रहे हैं पिछले 2 साल के कोक स्टूडियोज़। उन्होंने कहा क्या? ये तो कहते हैं यार काविश के अलावा जाफ़र के अलावा सब लोग जो गाने गा रहे हैं ना वो लाइव नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आर्टिस्ट का नुकसान है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नहीं, उन्होंने, और ये ऑन द रिकॉर्ड मेरी पॉडकास्ट में उन्होंने कही, और उनका सब बड़े अच्छे गाने बनाए जुल्फ़ी ने। उन्होंने कहा कि वेल प्रोड्यूस, ज़बरदस्त, लेकिन परफॉर्म नहीं हो सकते। तो कहते हैं अब तुम मुझे बताओ इसमें फ़ायदा सिंगर का है या ब्रांड का? कि वो वहाँ पर तो वो सारी तवज्जो ले लेंगे, बट लाइव जब आर्टिस्ट ने अपना ही गाना गाना होगा, इसमें है हकीकत तो है बात में। टेक्निकली अगर देखें तो
बाय द वे मैं यहाँ पर अपने आप को वो करना चाहूँगा एक्सप्लेन कि मैं हमेशा लाइव गाता हूँ अपना। नहीं मुझे पता है सर, अगर आप नहीं गाते होते ना। बाय द वे वो हमने कोक स्टूडियो में भी लाइव गाया हुआ है। वीडियो तो लिप सिंक हुई हुई है ना? नहीं सर, नहीं वीडियो। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको। नहीं मैं तो मानने को तैयार नहीं। हमने चूँकि गाया है वहाँ खड़े होकर, शदीद गर्मी थी जब, मुझे तो एक लम्हा इसलिए नहीं भूलता कि उस गर्मी में जो ड्रेस मैंने पहना हुआ था वो एक तो डबल लेयर थी और वो बहुत मोटा कपड़ा था। अच्छा। तो मैं जो अंदर से गल गया था ना उस वीडियो शूट के दौरान, मुझे उसका एक लम्हा याद है। और जो हमने उसकी जितनी टेक्स की, अब होता क्या है कि लाइव से मेरी मुराद ये नहीं है कि वो 1 टेक है और हमने 1 टेक में गा दिया। हमने उसकी काफ़ी टेक्स की, लेकिन उधर से ही लिए हुए हैं वोकल। अच्छा, उधर से। और फिर पोस्ट में तो काम होता ही है। वो तो हमेशा से होता लेकिन गाया उधर ही हुआ है। अच्छा। हाँ जी, मैंने भी और दूसरे आर्टिस्ट ने भी। अच्छा। बाकी गानों का मुझे नहीं इल्म, लेकिन 2 AM जो गाना था वो हमने सेट के ऊपर ही गाया हुआ। अच्छा, ये हकीकत है। और वही उसका कट जो है आगे लगा है। जी, उसी में से वोकल्स लिए हुए हैं। कितनी हमने 4-5 कुछ 7-8 टेक्स की थी शायद। लेकिन लगे उन्हीं में से हैं कि जो लाइन हल्की फुल्की कोई उसमें आ गई होगी चीज़, तो वो उन्होंने दूसरी टेक से ले ली होगी, लेकिन वो 8 की 8 थी लाइव, तो उसी में से लिया हुआ उन्होंने। नहीं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बात वहीं पे रह गई। बताइए कि ये मसला कोक स्टूडियो के खाते में डालना गलत है। ये हर प्लेटफॉर्म पे यही हो रहा है। इवन जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी हमारे दोस्त हैं, मुझे माफ़ करिएगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक फैक्ट है कि अगर लाइट चली जाए तो फिर कितने गाने वाले बचते हैं आपके पास? ये मेरा सवाल है एक टेक्निकल। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, यानी ये टेक्नोलॉजी, अगर आपने जो बात कर रहे हैं ना, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से किया आपने वो बात, तो फिर बहुत गिने चुने लोग। तो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप बाजा लेके बैठ जाए, लेकिन गाना बनाते हुए एक ये चीज़ जहन में ज़रूर होनी चाहिए कि ये सिर्फ गिटार पे अगर गाना पड़े मुझे, या सिर्फ कीज़ के साथ गाना पड़े, तो ये कैसा साउंड करेगा। क्योंकि उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स डाल देना, ये मेरी इनफरादी राय है अपने म्यूज़िक के बारे में, कि मैं इन चीज़ों का लिहाज रखता हूँ गाना बनाते हुए। किसी को मैं वो नहीं मशवरा दे रहा कि ऐसे करने लगे। गा सकते हैं ना। तो मुझे ये ख्याल हमेशा बैक ऑफ द माइंड, ये मेरा ख्याल होता है कि कल जब मुझे ये स्टेज पर गाना है तो कितनी मिनिमल चीज़ें भी हों तो मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये उन साहब का सवाल तो बजाय ऑथेंटिक है। बिल्कुल, क्योंकि वो अहम चीज़ इस वजह से भी है ना कि कोक स्टूडियो इंक्रीजिंगली मतलब अब पूरा एक वायरल वीडियो की तरह बनने लगा है वो। ठीक है ना, कि मतलब उसके मैंने कोक स्टूडियो पे बहुत पॉडकास्ट किए और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई अनमोल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक वक्त होता था ना कि आपको लगता था कि ब्रांड पीछे है, आर्टिस्ट आगे। जी। अब तो लिटरली ये लगता है कि कोका कोला का इश्तिहार शूट करे, जुल्फी भाई इतना ना करें यार प्लीज़, मैं आपसे मुंह पे कह रहा हूँ। मतलब ठीक है, आई नो कि यू आर डूइंग गुड, मैं आपके म्यूज़िक का बहुत फ़ैन हूँ सब कुछ, लेकिन यार एक लाइन ड्रॉ करें प्लीज़। एंड ये मेरा सजेशन भी है। अब मुझे नहीं पता कि आप किन प्रेशर्स के अंदर काम करते हैं। आई नो रोहिल भाई किन प्रेशर्स में काम करते थे, आई नो स्ट्रिंग्स एंड आई नो हाउ दे डेल्ट विद इट। क्योंकि देखें, जब आपको पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का ताज पहना दिया जाए ना, क्योंकि देखिए अब तो कोक स्टूडियो ऐसा ही है ना, देखिए इज्जत बड़ी है, नहीं इज्जत तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो, जिम्मेदारी भी और फिर एक इजारादारी भी है, एक मोनोपोली भी बन जाती है। क्योंकि जो डिजिटल फुटप्रिंट कोक स्टूडियो क्रिएट करता है ना जी किसी आर्टिस्ट का, वो किसी भी पेड प्रमोशन से आप नहीं कर सकते। हाँ जी। तो जब इतना कुछ है तो आई थिंक ब्रॉडर इंटरेस्ट में सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे, कि ऑब्वियसली रॉयल्टीज़ की तरफ बात आए अब, कि जब हम YouTube रेवेन्यू शेयर पे आ गए कि जी प्रोड्यूसर इतना लेगा और ब्रांड इतना लेगा या लेबल इतना लेगा, अब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ ना कि जब एक प्रोजेक्ट स्प्रेड आउट हो रहा है, कि अब कोक स्टूडियो ग्लोबल भी लॉन्च हो गया, हाँ जी, जब हमने इतनी चीज़ों की बुनियाद हमारी वजह से पड़ी, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि स्टेप इन द राइट डायरेक्शन भी हम ही लें सबसे पहले। बिल्कुल सही है। लेकिन बात आपकी वही है कि गुलाम अली खान साहब का तो ये प्रोजेक्ट है नहीं है कि हम उससे एक्सपेक्टेशन एज अ म्यूजिशियन उससे एक्सपेक्टेशन करें। लेकिन ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि ज़्यादा तवज्जो हमेशा ऐसे प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट के ऊपर होती है, ना कि आर्ट और आर्टिस्ट के ऊपर। क्योंकि मैं उंगलियों पे गिन के आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूँ कि जो इन प्लेटफॉर्म्स पे आर्टिस्ट आए
उनके गाने भी बेपनाह हिट हुए, लेकिन वो आज कहीं नहीं है, वो गायब हो गए। वजह ये है कि वो प्रोडक्ट वहीं रह जाता है, वो नाम, वो टैगलाइन उधर ही रह जाती है, और उस सारी प्रमोशन के दौरान उस आर्टिस्ट को कहीं पीछे कर दिया जाता है। बड़े आर्टिस्ट कोक स्टूडियो ने कभी नहीं बनाए, मैं ये बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ, कोक स्टूडियो ने बड़ा आर्टिस्ट नहीं बनाया कभी भी। अगर कोई एक है तो मुझे नाम बता दें। आर्टिस्ट ने कोक स्टूडियो को बहुत बड़ा किया। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन खासतौर पर जो रोहेल भाई का वो था कि जैसे उन्होंने साईं ज़हूर ने बड़ा वर्ल्ड टूर किया, उसके बाद हाँ जी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस किया, ये मान लेते हैं हम कि इंट्रोड्यूस किया बहुत लोगों को, इंट्रोड्यूस बहुत दुनिया को किया, पर लेकिन इनके बस में था उन्हें बड़ा आर्टिस्ट बनाना। क्या है कि आप कम से कम आप जब ये प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट में बन के, कोक स्टूडियो या कोई भी, मैं बार बार कोक स्टूडियो इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा फेमस वो है, आप उस पे रिसेंटली मैं था भी उसमें, लेकिन ये मैं सबसे सारे ब्रांड से मेरा ये वो एक शिकवा कह लें बीइंग एन आर्टिस्ट, कि जब वो चीज़ बन के आ जाती है, जो भी सीज़न होता है या गाने होते हैं, तो उसके बाद इस चीज़ को प्रेज़ करने की बजाय कि मेरा आइडिया था और मुझे ये ऐसे आया और मैंने ये ऐसे कर दिया, उस प्रोडक्ट के बारे में भी बात करें, उस आर्टिस्ट के बारे में बात करें कि उसकी उसमें क्या कंट्रीब्यूशन थी। भाई वो ओरिजिनल गाने लेके आ रहे हैं जिनके ऊपर आप सारी दाद ले रहे हैं, बिल्कुल, जिसके ऊपर आपने ब्रांड से पैसा निकलवाया है राइट, और अगली दफ़ा फिर निकलवाना है, तो जिसके बाद आपने यूट्यूब से कमाना है। यस, तो एक्चुअली वो क्राफ्ट तो उस आर्टिस्ट का होता है ना जो आता है। ठीक है, आपके विजन के साथ वो मिला, लेकिन वो हरगिज़ छोटा विजन लेके आपके पास नहीं आया था। बिल्कुल, उतना ही किरदार उसका था, उतना ही किरदार आपका था, और वो एक खूबसूरत चीज़ बनी, और ये बड़ी पॉजिटिव तरीके से दोनों लोग उसको कैश भी कर सकते हैं और इज़्ज़त भी महसूस होती है कि यार किसी ने अगर हमारे साथ काम किया तो उसने बराबरी की सतह पे किया, ना कि ये कि मैंने इसे चांस दिया था। चांस आप नहीं देते जब तक किसी ब्रांड को ज़रूरत महसूस नहीं होती सर, वो किसी को नहीं बुलाता। सर वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि मिर्ज़ा गालिब एक दफ़ा, मतलब कि ज़्यादातर उम्र वो जॉबलेस रहे और कभी शराब में कभी नाउमीदी में पड़े रहे, तो उनको कुछ लोगों ने बादशाह के यहाँ सिफारिश लगवाई कि आप फ़ारसी की आप सबक दिया करेंगे बहादुर शाह ज़फ़र को। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। वो पहुँच गए, बाहर वज़ीर बैठा था। वज़ीर ने कहा कि अच्छा आप नौकरी के लिए आए? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा आप पहले बादशाह की शान में एक कसीदा सुनाएं ताकि मैं आपकी ज़बान को जज कर सकूं। तो उस पर चचा गालिब ने कहा कि मैं यहाँ पे बादशाह के नौकर की हैसियत से नहीं आया, फ़ारसी की उस्ताद की हैसियत से आया। जो बात है ठीक है। तो मेरे ख़्याल से ये रवैया हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे अपनाना होगा। शायरों की बात हो रही है, जॉन भाई आप मद्दा भी हैं, आपने पढ़ा भी है जॉन को, गुमान आपने कंपोज भी की, बड़ी अच्छी कंपोजिशन है। मुझे लग नहीं रहा था कि आप पकड़ पाएंगे उसको। वीडियो है थोड़ी सी, मतलब वीडियो मैं देख रहा था, मैंने कहा हाँ अच्छी स्टाइलिश वीडियो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था आप गुमान को पकड़ पाएंगे। लेकिन मैंने काफ़ी सुनी और मैंने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो जॉन भाई का इन्फ्लुएंस बताएं, आपकी शख्सियत पे क्या है जॉन एलिया के काम का, और फिर गुमान की जो शायरी है जो आ गया था मेरे गुमान में क्या, दाग ही मिलने थे मुझको दान में क्या, इसकी आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन क्या है? अच्छा, मैं राफी भाई ऐसा समझता हूँ कि मेरा ऐसा समझ लें कि एक फार्मूला है कि किसी का जादू ख़राब नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैं कभी किसी शायरी को, कभी किसी गाने को, उसके लिरिक्स को मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि वो मेरे लिए क्या थे। ठीक है। उसकी वजह है मेरा ऐसा मानना है कि ये सुनने वाले पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर ये बता दूं कि मेरे नज़दीक इन्फ्लुएंस क्या थी और मैं उनको कैसे परसीव किया मैंने, तो उसके बाद लोग उसको वही सोच के सुनने लगे, तो वो उसको उतना एंजॉय ना कर पाएँ। तो जॉन साहब के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। मैं लिरिक्स का अपना पसंदीदगी की वजह नहीं बताऊँ। लेट द आर्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। बिल्कुल, क्योंकि हर इंसान उसको अलग सिचुएशन में कनेक्ट करता है उससे। वो अपनी कहानी खुद बनाता है, वो उसका विजुअल भी खुद सोचता है। तो मैं नहीं, मैं तो म्यूज़िक वीडियोस से बहुत दूर हूँ,
यानी मेरी पहली ख्वाहिश कभी भी म्यूज़िक वीडियो करना नहीं होती। मैं म्यूज़िक वीडियोस के भी इसलिए कि या तो वो इतना अलाइंड हो जाएं आप डायरेक्टर के साथ और जो विजुअल आर्टिस्ट है कि वो आपकी उस रम्स को समझ जाए, सही है, कॉम्पोजिशन की और उस फीलिंग की जो आपने उसमें डालने की कोशिश की है, तो फिर वो वैसी वीडियो बनेगी। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं ऐसी कि जो जाती हैं साथ, तो वो फिर मैसेज सेम तरीके से जाएगा। ज़्यादातर ये होता है कि मैंने किसी एहसास में गाना बनाया, विजुअल आर्टिस्ट ने अपनी उसमें उनकी अपनी थॉट को उन्होंने बनाने की कोशिश की, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं कर रही होती। तो इसलिए मैं म्यूज़िक वीडियोस कभी भी मेरी प्रेफरेंस नहीं होती। ठीक है, मैं ऑडियो वाला बंदा हूँ। सही है। मुझे ये काफ़ी है कि एक अच्छा गाना मुझे कुदरत अता कर दे, अल्लाह ताला की तरफ से एक अच्छी कंपोज आ जाए, लिरिक्स अच्छे हों, तो ये काफ़ी है मेरे लिए। मुझे स्टार बन के और वो शौक़ है कि लोग मुझे कहें कि यार वाह वाह क्या, वरना आपका नाम स्टार शॉ होता और उनका ज़ीशान अली होता। just kidding. मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं, बट सीम्स लाइक अ नाइस गाय, स्टार शाह हिमसेल्फ। जी बड़े अच्छे आर्टिस्ट। जॉन भाई की बात कर रहे थे। तो जॉन साहब के बारे में ये है कि जाहिर है हमारे घरों पे ख़ास तौर पे शेर व शायरी का बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि शिया फैमिलीज़ में क्या होता है कि बचपन से बड़ी शाबाशी दी जाती है बच्चों को जब उनका ताल्लुक़ पढ़ने पढ़ाने से हो जाए। पढ़ने पढ़ाने से मेरी मुराद स्कूल वाली पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, यानी जब आप मिंबर पे बैठ के सोज़ो सलाम, मनक़बत, कसीदा, नोहा, मरसिया ये पढ़ते हैं तो घर वाले बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। किसी भी घर पे ऐसा बच्चा हो जिसका रुझान हो पढ़ने पढ़ाने की तरफ, सोज़ खानी की तरफ, तो इवन तहत में ठीक है, अगर वो स्टेज पर तहतुल लफ्ज़ पढ़ रहा है तो घर वाले बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, इनकरेज किया जाता है। तो शेर व शायरी के हवाले से हमारे घरों पे काफ़ी शौकीन लोग होते हैं, और फिर उसमें हर तरह की शायरी आ जाती है, क्योंकि शेर रिलीजियस हो तो वो अच्छा लगता है, अगर दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो क्योंकि आपको रेलेवेंसी क्रिएट करनी आ जाती है ना, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है, आपके जहन में एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे अल्फाज होते हैं। तो वो वाली चीज़ हमें भी मिली बचपन में, बहुत बड़े लोगों के पास उठने बैठने का मौका मिला, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम, यानी किसी को मैं अगर ज़्यादातर क्रेडिट देना चाहूँ मेरी पर्सनैलिटी की, जो भी मैं हूँ जिस भी तरह का डेवलपमेंट में, तो वो अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हैं। क्या बात। तो मेरा बहुत ज़्यादा वक्त उनके साथ गुज़रा। मेरी परवरिश में बड़ा किरदार है उनका। अच्छा, मजालिस की हद तक नहीं, उसके अलावा भी? उसके अलावा ज़्यादा, अच्छा। मजालिस के अलावा ज़्यादा। तो वो जॉन साहब के बड़े करीबी दोस्त थे। उनकी लाइब्रेरी में आज भी जॉन साहब के ख़त पड़े हुए हैं, तो वो अक्सर किस्से कहानियाँ हमें सुनाते रहते थे मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में। फिर तालिब जौहरी साहब, उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वो भी अंचोली में रहते थे, तो हम लोग अक्सर वहाँ भी चले जाया करते थे। तो जॉन साहब के बारे में ज़िक्र होता था, और वो वाला ज़िक्र नहीं होता था जो इंटरनेट पे मिलता है आपको जॉन के बारे में, या जो लोगों को उनकी किताबों या जो गूगल पे उनकी शायरी पढ़ी हुई है उनके हवाले से है। वो एक्चुअली जॉन साहब के साथ रहे थे, तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हमें सुनने को मिलती थी। तो उनकी पर्सनैलिटी तो ऐसी थी कि कोई भी उनके बारे में सुने तो उसे इंटरेस्ट होगा मज़ीद जानने के बारे में, तो हमें भी होता था। तो फिर उस तरह से मेरे लिए जॉन साहब वो कैरेक्टर नहीं हैं जो ज़्यादातर लोग उन्हें जानते हैं, उनके लिए वो थे। अच्छा। लोग उन्हें कम से कम जिन दोस्तों से मैं मिला हूँ और जॉन की बात हुई है लाहौर में ख़ास तौर से, तो वो समझते हैं कि जॉन साहब बड़े एक आशिक मिजाज से आदमी थे, और उन्हें मिजाज में इश्क माशूकी में उनको बड़े धोखे मिले थे, और वो मोहब्बत के मामलात में तो उन्होंने ये शायरी की। आसान अल्फाज में दिल जला नहीं, बहुत से लोग कहते हैं बड़ा दिल जले वाली बात थी ही नहीं मेरे मुताबिक, उन लोगों के मुताबिक जो जॉन साहब के साथ रहे हैं, जो उन्हें पर्सनली जानते थे। तो मुझसे बड़ा अलग तारुफ हुआ हुआ जॉन साहब का। उसके बाद जब वो शायरी मेरे सामने आती है ना, तो मेरे लिए उसके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। तो मैंने अभी मज़ीद भी कुछ चीज़ें जॉन साहब की कंपोज की हुई हैं। इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में आएंगी।
मुझे ऐसा लगता है कि जॉन साहब आसान नहीं है एक गाने वाले के लिए। जॉन साहब की चीज़ों को कंपोज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मेलोडी में ढालना उसको। बहुत सारे, जैसे मिसाल के तौर पे नासिर काज़मी साहब की हर चीज़ गाने वाली है। हाँ वो तो क्या बात है। अहमद फराज साहब की हर चीज़ गाने वाली, नगमगी मौजूद है उसके अंदर है। हाँ, अंदर है बिल्कुल। नगमगी जॉन साहब की चीज़ों में भी है, लेकिन वो थोड़ी अलग है। हाँ। उस साइड को शायद एक्सप्लोर कम किया गया है। अच्छा, आप किस साइड की बात कर रहे हैं? मेलोडिकली हम बहुत सारी मेलोडीज़ ना यहाँ पे राइज हो गई हुई हैं। अच्छा, इसको टेक्निकली कैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा, शायद मुझे वो नहीं जहन में आ रहा। मिसाल के तौर पे रंजीश जी सही, हाँ हाँ बड़ी मशहूर ज़माना एक बिल्कुल गज़ल है अहमद फराज साहब की, और मेहदी हसन खान साहब ने गा रखी है। उसमें मेलोडी में टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ही जो वर्ड है ना, ये एक अनइम्पॉर्टेंट वर्ड है अगर अकेला हो। बिल्कुल। तो मेलोडी में सबसे ज़्यादा जगह उन्होंने इस वर्ड को दी है। अब असूल ये होता है कि जब आप मेलोडी बनाते हैं किसी चीज़ की, जब समझदार लोग बैठ के बनाते हैं, मैं नहीं हूँ समझदार, तो वो ये ख्याल करते हैं कि किस लफ्ज़ को कितना वक्त देना है हमने, किसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ऐसे बहुत सारे गाने, गज़लें, गाने, गीत, फिल्मी गीत मौजूद हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से उसको जगह दी जाती है, जैसे आम दुनिया में हम लोगों को देते हैं। बिल्कुल। तो ही जो वर्ड है ना, उसको खान साहब ने जगह सबसे ज़्यादा दी हुई है उस पूरे मिसरे में। बिल्कुल। रंजिश ही सही, राइट। तो बड़ा सेंसिबली उन्होंने पूरे मिसरे को मीनिंगफुल बना दिया। कभी कभी शायर ये करता है शायरी में कि वो बहुत सारे गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जब नतीजे पे लेके जाता है आपको, रदीफ़ काफ़िया तक पहुंचते हैं आप, तो वो नहायत मीनिंगफुल बात बन जाती है। तो उसको लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे लफ्ज़ों का जो वैसे बड़े अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे आते हैं तो वो गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल। इसी तरह मेलोडी होती है, नोट्स का इस्तेमाल और उसमें कितनी जगह देनी है। तो वो जॉन साहब की शायरी के अंदर ना अल्फाज इस तरह के हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि किसको क्या जगह दें। बिल्कुल। ठीक है, अब बहुत सारे अल्फाज हड्डी वाले होते हैं, उनको अदा करना बिल्कुल उस तरह से। इंटरेस्टिंगली जब ये धुन मैंने बनाई थी तो ये हमारे एक दोस्त हैं तजम्मुल काज़मी, अच्छा, उनकी एक गज़ल थी। अब ये बात खुल गई है तो मैं आपको छोटे भाई हैं मेरे, बहुत ही अच्छे शायर हैं, मतलब माशाल्लाह, ये अल्लाह की मर्ज़ी के कोई किसी को कितना गुनी बना दे। तो वो उनकी गज़ल थी कि इसी ज़मीन में थी। अच्छा। और वो बड़ी बड़ी अच्छी थी वो गज़ल। मैं घर पे बैठा हुआ था, फेसबुक मैंने खोली हुई थी, तो मैं स्क्रॉल करते करते अचानक मेरे सामने आई, तो मुझे लगा यार ये मुझे कंपोज़ करनी चाहिए। तो मैंने हारमोनियम पकड़ा और मैं बैठ गया कंपोज़ करने। तो मैंने कंपोज़ बनाते ही सबसे पहले तजम्मुल को मैसेज किया कि तजम्मुल मैं उसका शेर सुनाता हूँ आपको गज़ल का, मैं याद करने की तब से कोशिश कर रहा हूँ। वो था कि अनसुनी सी पुकार के पीछे, अनसुनी सी पुकार के पीछे चल रहा हूँ गुबार के पीछे, हमको शायद किसी ने देखा नहीं, हमको शायद किसी ने देखा नहीं, हम थे बादे बहार के पीछे। क्या कहें। ये गज़ल थी तजम्मुल की। अच्छी है भाई, अच्छी है। तो मैंने इसको कंपोज़ किया, ये धुन इस गज़ल के लिए बनी थी। तो मैंने सबसे पहले बनाते ही मुझे ये एहसास हुआ कि यार धुन अच्छी बन गई है, और मैंने फ़ौरन तजम्मुल को भेज दी रिकॉर्ड करके कि तजम्मुल मैंने तुम्हारी ये गज़ल की धुन बनाई है, तो मुझे सुन के बताना कि कैसी लगी। उसका मुझे 1-2 दिन बाद रिप्लाई आया, उसने कहा भाई धुन बदल नहीं सकते इस गज़ल की, यानी उसे पसंद नहीं आई। मैंने कहा ठीक है, अब वो बदलनी, तो मैंने कहा चलो कभी बदलेंगे इसको, धुन को, इस गज़ल की। लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी धुन जो मेरे नज़दीक बहुत अच्छी थी वो ज़ाया हो गई, क्योंकि उसको तो पसंद नहीं आई जिसके लिए बनी थी। तो खैर वो अंदर ही अंदर मुझे ये था कि यार ये इतनी अच्छी धुन जो है ना इसने ज़ाया कर दी। तो अब एक दिन मैं बैठा हुआ, जॉन साहब की एक किताब पढ़ी हुई थी घर में, मैं उसे खोल के देख रहा था,
एकदम से मेरे ना अब म्यूजिशियंस के साथ ये मसला होता है, यानी बहुत सारी, ख़ास तौर पे नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ ये था कि उनकी बहुत सारी एक ही ज़मीन में गज़लों की डिफरेंट कॉम्पोजिशंस हैं, यानी ज़मीन एक ही है। यानी आप सादगी तो हमारी ज़रा देखिए कि ज़मीन को देखें, और इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा की ज़मीन को देखें, सिमिलर मेलोडी को देखें, यानी आप इस करम वाली जो मेलोडी है उसमें सादगी भी गा सकते हैं। बिल्कुल। तो म्यूजिशियंस के साथ ना ये मसला होता है, अगर एक ज़मीन आपके यहाँ फंस गई है तो आपके सामने जब भी कोई मिसरा आएगा आप उसको उसी ज़मीन में फौरी तौर पे आपको वो याद आएगी चीज़ कि यार ये उस ज़मीन में। तो जैसे ही आई ये गज़ल मेरे सामने तो मैंने कहा यार, तो मैंने उसको गा के देखा, तो अंदाज़ा ये हुआ कि कहीं सबकॉन्शियस में ये गज़ल मेरे चल रही थी जब मैं कंपोज कर रहा था, क्योंकि तजम्मुल की गज़ल भी मुझे ज़्यादा हिट इसलिए कर रही थी कि ये ज़मीन ऑलरेडी मेरे अंदर कहीं पे थी। सबकॉन्शियस। तो जब मैंने उसको गा के देखा तो ये बहुत अच्छा उसके ऊपर फिक्स हो रहा था। और फिर इसका जो है वो उसका था कि तजम्मुल की गज़ल में ये आ रहा था कि अनसुनी सी पुकार के पीछे, यानी उसका इख्तिताम होता है पीछे के लफ्ज़ पे, के लफ्ज़, जो कि इतना उसके सौती असरात उतने अच्छे नहीं हैं। जबकि जॉन साहब की गज़ल में आ रहा था कि आ गया था मेरे गुमान में क्या जो है ना वो एंड पे खुला वाला तो वो खुल के आता था, यानी ये टेक्निकली वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब मैंने जॉन साहब वाली की तो वो एंड पे खुल गई गज़ल, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये असल में मुझे कॉम्पोजिशन की आमद आई ही इस गज़ल के लिए थी। तो फिर मैंने एक दो दोस्तों से मशवरा किया, अब ये 6-8 साल पुरानी है कॉम्पोजिशन। अच्छा जी अच्छा ये 6-8 साल पुरानी कॉम्पोजिशन है। अभी आपने वो सादगी का जिक्र किया, और मेरे लिए तो ऑब्वियसली आपका तारुफ नहीं था, पर एक बहुत बड़े आपके फ़ैन वर्ल्ड के लिए सादगी आपका तारुफ था। हाँ जी। तो ये मुझे बताइए कि जब आपने सादगी, मेरे ख्याल से पहले वो भी आपने बिग फुट पे शायद एक आध दफ़ा, पहले नहीं सर, वो हुआ ही सिर्फ बिग फुट पे है। अच्छा, वो सिर्फ बिग फुट पे वो सिर्फ बिग फुट पे। बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी है वो सादगी की कहानी। आपको पता है कि डेली बिग फुट पे शाम गुजरती थी हमारी, कुछ ना कुछ म्यूज़िकली ही हम कर रहे होते थे। तो किसी एक ओरिजिनल गाने की वीडियो का शूट था हमारा बिग फुट पे। असद अली मुर्तज़ा मेरे बैंड मेंबर, और कराची के एक दोस्त भी, उनका भी नाम अली असद ही है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, गाते भी हैं, कीज़ भी बड़े अच्छे बजाते हैं। वो इकट्ठे हुए थे, तो मुझे याद है कि कोई दोस्त हमारा लेट था जिसके इंतज़ार में हम लोग सेटअप लगा के बैठे हुए थे। तो माइक लगा हुआ था मेरे आगे, और हारमोनियम भी पड़ा हुआ था, और साथ में कीबोर्ड भी पड़ा हुआ था, तो असद वो बजा भी रहा था। तो जब हेडफोन्स लगे होते हैं ना, अच्छा ज़्यादातर वोकलिस्ट लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही हेडफोन लगते हैं और माइक सामने आता है ना, तो कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, वोकल करने में ना, क्योंकि वो बहुत बारीकियां भी सुनाई दे रही होती हैं अपनी आवाज़ की, तो सांस भी लें तो आवाज़ आती है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे अनकंफर्टेबल होते हैं अचानक अगर माइक और वो आ जाएं। मेरे साथ ये बिल्कुल उलट है। मेरे सामने कंडेंसर माइक आ जाए और मेरे कानों पे हेडफोन आ जाएं, तो मुझे ज़्यादा जी चाहता है कि मैं गाऊं, यानी मुझे कॉन्फिडेंस आता है। उसकी वजह ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में रियाज जो है अपना, वो मैंने किया ही माइक पे है। अच्छा, मुझे किसी मेहरबानी हो उसकी मुझे बंदा भी याद नहीं है। पता नहीं कई साल पहले मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि यार रियाज ना तुम माइक पे किया करो। उससे होता ये है कि जब आप वोकल करने के लिए खड़े होते हो तो आप वो नहीं होते, कॉन्शियस नहीं होते, और जब आप कॉन्शियस नहीं होते तो फिर असल में वो आता है जो आपके अंदर है। तो बहरहाल मेरे पास वो फैसिलिटी थी घर पे कि मैंने कंडेंसर माइक पे रियाज़ करना शुरू कर दिया। तो वो कई घंटे उसके ऊपर गाने के बाद ना, तो आपको पता चल जाता है, आपकी दोस्ती हो जाती है, आप कंट्रोल कर सकते हो डायनामिक्स को ह्यूमनली। तो वो माइक लगा हुआ था, माइक ऑन भी था, साथ दोस्त भी बैठा हुआ था। तो मैंने कोई कम व बेश कोई 21-22 गाने एक ही टेक में, जो उस वक्त मेरे जहन में आया वो मैंने गा दिया। सिर्फ कीज़ बज रही थी, सिर्फ कीज़ और वोकल और कुछ भी नहीं। इसलिए वो जो आगे पीछे मैंने गाने गाए हुए हैं वो सेम की पे हैं, वो सी मेजर से मैंने गाए हुए हैं। तो सादगी भी सी मेजर पे है, नियत शौक भर ना जाए कहीं भी सी मेजर पे है, एक दो और गाने भी मैंने सी मेजर, क्योंकि सी मेजर रचा हुआ था। ठीक है। तो उस पे जो गाना मुझे या जो गज़ल मुझे याद आ रही थी
मैं वो गाए जा रहा था। और जितने जितने भी शेर मुझे उस वक्त उसके जहन में आए, मैंने ये भी नहीं किया कि मतलब एक शुरू किया तो पूरा गा लूँ या पढ़ के देख लूँ कहाँ से क्या। जितने शेर उस वक्त जहन में आए वो मैंने वहाँ पे, क्योंकि वो प्लान तो ये था ही नहीं कि इनको, यानी कोई प्लान तो था ही, कोई भी प्लान नहीं था, एक फिलबदी चीज़ हुई बस हमें मज़ा आ रहा था वो करने में, तो हम कर रहे थे। कुछ दिन बाद हमद भाई ने मुझे, और कैमरा भी लगा हुआ था जो कि रिकॉर्डिंग पे था। भाई हम जिन हमद भाई की बात कर रहे हैं, हमद खान और सोहेब लारी हमारे दो बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने बिगफुट स्टूडियो मेरे तो दोस्त भी हैं जी, और मेरे मोहसिन भी हैं। कहते हैं इंसान को एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। दोस्त होने के साथ एहसान भी उनके हैं मेरे ऊपर। वो ये हैं कि उन्होंने, उनके पास जो भी इक्विपमेंट और जो भी फैसिलिटीज़ थी वो बग़ैर किसी शर्त के उन्होंने मेरे लिए हमेशा, आज भी और हमेशा अवेलेबल रखी। और टाइम जो सबसे कीमती चीज़ है ज़िंदगी में, वो दिया मुझे। और जितनी पॉसिबल सपोर्ट होती है मॉरली या, वो उन्होंने हमेशा मेरी की है। तो उनका नाम आ गया तो मैंने कहा उनके जिक्र होना चाहिए ये वाला। आपने कहा हमद की एक दफ़ा कॉल आई आपको, तो ऐसे ही स्टूडियो किसी काम के लिए उन्होंने कहा कि आप चक्कर लगाएं। मैं गया तो उन्होंने मुझे वो सारी फाइल्स जो थी ऑडियो और वीडियो, उनको उन्होंने सिंक कर दिया हुआ था, क्योंकि एक ही कैमरा पे शूट हो रही थी। सही। तो वो मैं बैठा हुआ हूँ सामने और गा रहा हूँ, हल्का सा मिक्स करके ऑडियो उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने क्या किया कि मैंने एक ही हफ्ते में वो 19-20, मुझे ये भी पता नहीं था उस टाइम पे, 2020 19-20 की बात कर रहा हूँ, ये बहुत पुराना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ और मैं ना था कभी, इसलिए मुझे नहीं शादी हुई भी थी सर मेरी। नहीं मैं कमा रहा था, मैं अपने उसकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। खामखा भाभी समझे कि आपने कहीं क्लेम कर दिया। नहीं मैं कमा रहा था इसलिए कह रहा हूँ। तो वो मैंने ना, वो मुझे यूट्यूब के बारे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी उस वक्त। तो मैंने वो सारी चीज़ें अपलोड कर दी एक हफ्ते के अंदर। 19-20 वीडियोस और ऑडियोज़। और अनस हमारे दोस्त हैं, ए फॉर अलिफ रिकॉर्ड्स, वो तो उनको मैंने ऑडियोज़ दे दिए कि भाई आप इनको वो कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अच्छा, वो मुझे ये अंदाज़ा, और एक 1.5-2 साल वो पड़ा रहा वहाँ पे ऑडियो, वही 600-800 टाइप व्यूज़ थे उस पर। और हम अपने कामों में लगे वगे रहे इधर उधर। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो मुझे अनस की कॉल आई। उसने कहा यार क्या हुआ है, सब खैरियत है? मैंने कहा अल्लाह रहम करे, सब खैरियत है, तुम्हें क्या हुआ है? तो कहता है यार तुमने अपने चार्ट्स देखे हैं, वो तुमने वो स्पॉटिफाई खोल के देखा है उस पर? मैंने कहा यार मैंने तो नहीं देखा, क्या हुआ है वहाँ पे? कह रहे यार तुम्हारा गाना हिट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार ये तो खुशी की बात है। तो कह रहे हाँ। तो मैंने कहा तुमने तो ऐसे कॉल की है जैसे। नहीं, वो सारी बातें ऐसे करते हैं। मैंने कहा यार बाहर आ लिया तो अच्छी बात है। वो एक हुआ सादगी, उसके बाद हुआ नियत शौक, फिर हुआ दिलड़ी लुटी, एक सुफियाना वो है ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम, फिर एक नुसरत साहब ही की गाई हुई एक गज़ल है कवाली के अंदाज में, आज कोई बात हो गई, वो हुई, फिर गुलों में रंग भरे। बेसिकली वो 19-20 कवर्स थे जो मैंने गाए थे। वो सारे के सारे शदीद हिट हो गए। हिट से मेरी मुराद ये कि उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा आने लगे। उस पर इंस्टाग्राम पे रील्स बनने लगी उस पर, और हमें शोज़ के लिए कॉल्स आने लगी, और इधर उधर टिकटॉक का मुझे वो बहुत ज़्यादा पता नहीं है। नहीं मैंने देखा है कि, और मैं यहाँ ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मुझे टिकटॉक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता, ये एक बात है, और ये तो पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो लोग वहाँ पे हैं वो रहें, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। पर मैं नहीं हूँ तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है। ठीक है। लेकिन बहरहाल वो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसके हिट और यूट्यूब पे भी उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए, और वो सारा कुछ हो गया। तो उससे मुझे ये, शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मेरा ऐसा मानना है कि आर्टिस्ट नंबर 1 2 नहीं होता, आर्टिस्ट होता है। आप उसे रैंक नहीं कर सकते कि नंबर 1 पे ये है। वो अपने अपने लिहाज से अपनी एक चीज़ क्राफ्ट लेके आता है, और उतना उसने कंट्रीब्यूट करना होता है आर्ट में। लेकिन कुदरत जब चाहे वो लोगों के कान या आंखें आपकी तरफ कर दे, तो जब आपको तवज्जो मिल जाए उसके बाद फिर आप वो कर सकते हो, आप अलाउड हो वो करने के लिए कि जो एक्चुअली आप करना चाहते थे। राइट। तो वो सादगी और नियत शौक़ और दीगर गानों के ज़रिए वो अल्लाह ताला ने किया कि
अब लोग मुझे सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। तो फिर मैंने गुमान और बहुत सारे मज़ीद ओरिजिनल ट्रैक मैंने जैसे बताया अभी जॉन साहब की कौन सी कर रहे हैं कंपोज, ये तो बता दे यार ना ये अच्छा ना रिवील कर, चले ऑफ द रिकॉर्ड मैं बाद में हाँ मैं आपको बता दूंगा, मैं सुना भी दूंगा। लेकिन वो ये है कि वो एक बड़ी बड़ी खूबसूरत कुछ चीज़ें होने वाली हैं, बड़ा डिफरेंट तारुफ जॉन साहब का। अच्छा पता है दिलचस्प चीज़ क्या है, हालांकि जिन आर्टिस्ट को मैं इतनी अच्छी तरह जानता हूँ और जिनका गाना मैं ख़ुद कोई नहीं छोड़ता और सुनता हूँ और उस पर ये सोचता हूँ कि ये बात ऐसे क्यों कही है। एक तो मैं आपकी शायरी के इंतखाब को बड़े अप्रिशिएट करता हूँ सर, ये बहुत अच्छा इंतखाब है। एक बड़ा दिलचस्प ट्विटर पे बहस थी और काश मेरे पास स्क्रीनशॉट होता मैं आपको दिखाता कि वाई ज़ीशान अली शुड बी द नेक्स्ट राहत फ़तेह अली ख़ान। बहुत एब्सर्ड बहस थी ये, ठीक है। मुझे हंसी भी आई, हाँ जी जी जी, कि ही शुड रिप्लेस राहत फ़तेह अली ख़ान। या और ट्विटर पे ना आपको पता ना ट्विटर क्या है, ट्विटर मुझे पता है, एक्स जिसका नाम हो गया। ट्विटर में मतलब ये कि एक पूरे मोर्चा लेके लोग बैठे होते हैं और एक तरफ से और एक तरफ से जो है ना प्रॉपर मुकाबला हो रहा होता है उधर। तो पहले तो मैं वो कंपैरिजन देख के मैं थोड़ा सा परेशान हो गया क्या है। तो मैंने कहा आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि अगर कोई ये कहे कि मतलब यू विल बी द नेक्स्ट राहत फ़तेह अली ख़ान, इस स्टेटमेंट को आप कैसे रीड करेंगे? अल्लाह रहम करे। पहले तो राफे भाई मैंने पहले ही आपको इस बात का पहले कुछ सवालों में मैंने आपको बताया था कि मुझे कोई नहीं बनना कभी भी, किसी को रिप्लेस करना ये मेरे थॉट में है ही नहीं कभी भी। दूसरी चीज़ जहाँ तक राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का सवाल है, किस बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात है ये। राहत फ़तेह अली ख़ान बनना ऐसी कोई वो बात नहीं है, उसके लिए कम से कम आपको 35 साल तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान के साथ स्टेज चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं इस बात के ऊपर 1 घंटा बात कर सकता हूँ। राहत फ़तेह अली ख़ान बनने से उनकी मुराद क्या है, या आतिफ़ असलम या कोई बड़ा सजाद अली, किसी बड़े आर्टिस्ट का आप नाम लें जो हमारे सीनियर्स हैं, वो बनने से या उसे रिप्लेस करने से मुराद क्या है? ये ऐसे ही हो जाता है, बस आपका एक गाना हिट हो जाएगा, 8-10 मिलियन 15 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे रिप्लेस करेंगे? गाने मोहम्मद रफ़ी को कोई रिप्लेस कर सकता है? सारा कंटेंट हटाएं सबसे पहले उनका। जब तक वो कंटेंट पड़ा है आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं है। तो पहले तो ये बहस ही गलत है टेक्निकली, रिप्लेस करने वाली। दूसरी बात ये है कि मैं राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को एम्बेसडर, राहत साहब को, आतिफ़ भाई को मैं एम्बेसडर समझता हूँ आर्ट का। बेशक टेक्निकल बहसों में जो लोग पड़े रहते हैं हर वक्त कौन कितना स्किल्ड है या कौन, ये बहस ही गलत है। अक्सर नौहा खानी में ना ये बहस हमने सुनी। नौहा, क्योंकि हमारा जाहिर है कि हमारा वहाँ पे वो भी डिस्कस होता है कि नौहा खानी में ये होता है कि यार नदीम सरवर साहब सुरीले कितने हैं या कितने नहीं हैं, इस पे बहस होती है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा ये। अरे भाई बहुत लोग नदीम सरवर साहब से सुरीले होंगे, पर नौहा लफ्ज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग करोड़ों लोगों को नदीम सरवर ने बताया है। तो वो एम्बेसडर हैं इस चीज़ के कि जो इस चीज़ को मुतारफ़ करा रहे हैं पूरी दुनिया में जाके। ये 2 लोग ख़ास तौर से आतिफ़ असलम और राहत फ़तेह अली ख़ान जो हमारे मुल्क के आर्टिस्ट हैं, ये अब वो आर्ट वाली और कंपटीशन और कंपैरिजन वाली कैटेगरी से बहुत दूर चले गए हैं। आप इन पे बात नहीं कर सकते। अब तो इनको ये अलाउड होना चाहिए कि ये जो जी में आए करें। नहीं, राहत साहब तो करते नहीं। राहत साहब वो दम का बोतल वाला पानी जो था ना आपका सर, वो स्ट्राइक हो गई थी, रेड कार्ड था वो। लेकिन ऑब्वियसली मतलब जो कला है वो कला अपनी जगह है आपकी। लेकिन वो इतने वो सारे बैरियर्स से बहुत दूर जा चुके हैं। वो बात है। उनको रिप्लेस करना या वो, मेरा ख्याल है वो अपनी ही, उन दुआ मेरी ये है कि उनके जो बेटे हैं शाहजमान, और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है। वो उनके घर का मसला है जो ट्विटर पे डिस्कस हो रहा है। तो ट्विटर पे होता ही दूसरों के घर का मसला डिस्कस।
तो वो आपस में ये बातें कर सकते हैं कि क्या वो उस लेवल को अचीव करने के लिए जिम्मेदारी तो उनके बच्चे पे आई हुई है, हम तो उस रेस में ही नहीं है भाई। हाँ, ना उस खानवादे से हैं ना आप उस रेस में नहीं। और वो आपने कहा ना ग्लोबल एम्बेसडर, देखिए ज़ीशान सिर्फ एक चीज़ पे ना मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ इस पे कि जब आप इतने बड़े एम्बेसडर हो जाते हैं ना, अब वो राहत साहब के साथ मुझे बाद में कुछ लोगों ने बताया भी कि उनके पुराने मैनेजर ने ऑन पर्पस चीज़ें की थी, मतलब जो वीडियो वगैरह लीक हुई, जो कुछ भी है, मतलब मैं सिर्फ लोगों से कहता हूँ जब मौला आपको इतनी इज्जत दे देता है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए। जैसे वसीम भाई की मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, वसीम अकरम की जी, मैं उनके साथ एक क्रिकेट शो शूट कर रहा था, हम टीवी के लिए शायद, आई वाज प्रोड्यूसिंग इट। तो उनका सिगरेट पीना, पर्दे बंद कर दो यार सारे। क्या क्यों यार, यार बच्चे देखेंगे। अब मैं आपको पता है 21 साल का जवान कह रहे तरक्की पसंद सोच, मैंने कहा क्या होता है वसीम भाई, पीते तो हैं आप, दोगलापन क्या। उसने कहा बैठो इधर, वसीम भाई ने कहा बैठो इधर। मुझे सिगरेट पीते अगर इन बच्चों ने देख लिया ना, सारी उम्र पीते रहे, ये कूल समझेंगे, ये अपने हीरो को देख लेंगे ये करते हुए। कहते हैं अगर मैंने एक बुरी आदत अपनाई हुई है तो मैं इनको क्यों वो करूं। तो मुझे लगता है कि जब आप ग्लोबल एम्बेसडर बन जाते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। आतिफ असलम हो गए, राहत हो गए, कोई और हो गया, हकीकत बात है कि आपको फिर ये भी देखना है, क्योंकि ख़ास तौर पे एक ऐसे ज़माने में जहाँ 24 आवर्स आपकी लाइफ स्क्रूटनाइज हो रही है सोशल मीडिया पे, कि प्राइवेसी रही नहीं, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आप इस सर यहाँ पे दो कोटेशंस हज़रत अली की आपको सुनाना चाहूँगा, दोनों सिचुएशंस पे, एक वसीम अकरम साहब वाली और दूसरी राहत साहब वाली। मौला अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शोहरत जो है वो ताकत नहीं होती, ज़िम्मेदारी होती है। दूसरा वो जो वसीम अकरम साहब ने बात की, मौला फरमाते हैं कि इतना इल्म ज़रूर हासिल कर लो कि तुम्हें अपने लाइल्म होने का इल्म हो जाए। क्या बात। तो बच्चे जब तक इतना शऊर या बालिग नहीं हो जाते या तब तक उनको फ़ैसला करने की वो नहीं है, तब तक तो छुपा लें उनसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो आपको सिर्फ देख के कूल समझ के या वो कॉपी ना करने लगें। बिल्कुल। और बहुत सारे ज़्यादातर मिसालें सिगरेट नोशी के जिन लोगों को आदत है ना, वो यहीं से शुरू होते हैं। जी जी, उन्होंने खुद मुझे कहा कूल लगता है। अब मैं तो उनको बड़ा मैंने कहा कि नवीद अपना वसीम भाई आपका जो पहला इश्तिहार मैंने देखा था उसमें आप पार्क में जॉगिंग कर रहे थे, कहते वसीम भाई आप थकते नहीं हैं, कहते क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता और आप सिगरेट पी रहे हैं। मैंने तो उनसे ये भी पूछा था। आप तो देख लें सारे राज खोले जा रहे हैं यहाँ पे। पुराने एड्स भी जिन लोगों ने वो देखा होगा और अभी तक वो याद करते थे, अब उन्हें पता चला होगा कि नहीं यार ये उन्होंने तब झूठ बोला। नो बट वेरी नाइस ऑफ हिम, उन्होंने इस चीज़ को समझा। अच्छा अभी आपने नोहे की मरसिए का जिक्र किया, आपने कहा आप अहले तशरीफ फैमिली से हैं जी। क्या आपकी गाने की या पढ़ंत की बुनियाद सोज़ खानी में रखी गई, या आपको हमेशा से गाने के, कुछ लोग होते हैं ना कि सोज़ पढ़ते पढ़ते मरसिया पढ़ते पढ़ते जी फिर इस तरफ आते हैं, तो कोई इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर सोज़ खानी का? सर 100% बल्कि 1000%। अच्छा ऐसे रहा हमेशा कि अच्छा हमारे घर पे वैसे हम लोग जाट हैं। सही है, सही है, पंजाबी जाट हैं हम। जाट तो ज़मींदारा वगैरह है पीछे, सारे फसलें वसलें वो वाले हैं, गांव वाले लोग हैं। लेकिन हम लोग लाहौर में पैदा हुए, परवरिश वहाँ पे हुई, तो ख़ानदान सारा अभी तक वही है। तो उसमें जैसे कि हर कॉमन घर में म्यूज़िक को अच्छा नहीं समझा जाता एज अ करियर, तो हमारे घर पे भी यही था। मुझे तो बहुत देर से मौका मिला, ये इजाज़त मिली सीखने की और म्यूज़िक प्रॉपर करने की। पहले यही होता था कि हम लोग बचपन से, और मुझे असल में म्यूज़िक को सीखने और इसको समझने में मदद की इस चीज़ ने कि हम बचपन से इंट्रोड्यूस हो गए थे सोज़ खानी और नोहा मनकबत। इससे कैसे? वो ऐसे कि बचपन से मैंने बताया कि इनकरेज किया जाता है, बड़ा सपोर्ट किया जाता है, फ़ख्र किया जाता है उन बच्चों पे कि जो जिनका पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ होता है। तो वो अल्लाह की तरफ से आवाज़ अल्लाह ताला ने दी हुई थी, और थोड़ा नकल करने की हम कोशिश करते थे, बड़े पढ़ने वालों को सुन के उनके जैसा घर पे बैठ के याद करना, याद करके फिर उसको पढ़ना वहाँ पे। और जब मैं म्यूज़िक सीखने लगा और ये वक्त सारा गुज़रता गया, फिर जब मुझे इजाज़त मिल गई फाइनली कि सीख लो, तो जब मैं उस्ताद के पास गया और मुझे उन्होंने बताया कि राग एमन के ये नोट्स हैं और ये वादी संवादी होता है और ये आरोही अमरोही होती है, और तो मुझे
कनेक्ट करना बड़ा इजी था कि अच्छा वो जो बचपन से मैं फ़लाँ कलाम पढ़ता आ रहा हूँ वो राग एमन था। फिर जब उन्होंने बताया कि पीलो क्या है और भैरवी क्या है और भैरव क्या है, तो मेरे लिए रेलिवेंसी उसमें ये थी कि अच्छा वो जो बचपन से मैं फ़लाँ कलाम पढ़ता हुआ आ रहा हूँ वो ये राग था। तो उस राग की कुछ जान पहचान बचपन से सोज़, मनकबत, नोहा की सूरत में, मेमोरी में वो नोटेशंस ऑलरेडी थी, क्योंकि बहरहाल गले से भी नोट्स ही आप अदा कर रहे होते हो और अल्फाज का भी तो रचाव आपको सिखाते हैं। अल्फाज का भी, कि हमें बचपन से ये भी पता था कि लफ्ज़ तोड़ना नहीं होता, पूरा लफ्ज़ अदा करना होता है, कि कभी भी जो है वो सांस कहाँ लेनी है ये बचपन से हमें पता था, राइट। कंट्रोल, सांस का कंट्रोल, और फिर सोच खानी, और ख़ास तौर पे नात, सोज, और ये वाली जो चीज़ें, इसमें तो म्यूज़िक का अमल दखल नहीं होता, तो आप टोटली अपनी आवाज़ पे डिपेंड कर रहे होते हो। तो आप यानी किसी हेल्प के बगैर आप सिर्फ आवाज़ के बलबूते पे वो चीज़ कर रहे होते हो, तो आपके कंट्रोल्स बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं। वो फिर जब मैंने म्यूज़िक सीखा तो जाहिर है कि वो सारी चीज़ें मेरी बहुत काम आई, और फिर मैंने चूज़ भी गज़ल को किया उसमें, जिसमें ठहराव सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, और वोकैबुलरी बहुत चाहिए होती है, अल्फाज से आपकी पहचान, आपको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, उर्दू के तलफ़ुज़ तो आपको लेके बैठ जाते हैं। और आप इमेजिन करें कि हम लोग शिकागो में शो परफॉर्म कर रहे थे, अभी हमारा टूर था वहाँ पे, तो वहाँ पर जो ऑडियंस में 80% लोग मौजूद थे, उन्होंने आखिरी शो जो अटेंड किया था अपनी ज़िंदगी में वो मेहदी हसन खान साहब का था। और ये उन्होंने हमें बताया आके, वो बुज़ुर्ग लोग थे, उन्होंने हमसे वो गज़लें फरमाइश की वहाँ पे जो शायद यहाँ पे किसी को पता भी ना हो। ये तो अल्लाह ने मेहरबानी की कि मैंने वो गज़लें सुन रखी थी और मुझे वो याद थी, मैंने वो गा दी वहाँ पे, कि चिरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है। ये गज़ल की फरमाइश आ गई मुझे शिकागो में एक शो पे। अच्छा, चिरागे तूर। अब जिन्होंने मेहदी हसन साहब के मुंह से उसको सुना हुआ है, वो मुझसे कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे। तो ऐसी जगहों पे मुझे बड़ी मदद की उस ब्रॉटअप ने जो मेरा शिया फैमिली में हुआ था, और मेरा तारुफ सोज़ खानी से, मरसिया से, क्योंकि उसमें हमें बचपन से मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। तो वो शुस्ता उर्दू, अक्सर मैं जब कराची रहता था तो दोस्त मुझे कहते थे कि हमें महसूस नहीं होता जब तुम बात करते हो कि तुम पंजाब से हो, क्योंकि यहाँ के दोस्त ना ये नहीं कहते लाहौर से, फैसलाबाद से, यहाँ से, वो कहते हैं पंजाब से। तो अक्सर मुझे दोस्त कहते थे कि यार जब तुम बात करते हो तो ये महसूस नहीं होता कि तुम पंजाब से हो। सर ये तो मैं जब कोयटा से आया जी, मैं अपने कज़नों को कहता था कि ये करा नहीं होता है, किया होता है। सही है, ये करा वो करा, कहते क्या करा यार। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अली ज़रियून की भी एक शेर है, किसने जीन्स करी ममनू। अली भाई ये क्या होता है करा, किसने जीन्स करी ममनू। ये तो अली भाई इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं ज़ाया नहीं करना चाहता उस जवाब को, मुझे पता है, मुझे पता है इसकी एक एक्सप्लेनेशन है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अली भाई जब आए तो बिल्कुल उनको मैं मदू करूँगा। तो वो तो जो है ना, मैं आपको बताऊँ, ये कराची वाले बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बड़े अच्छे, बड़े दिल फेंक लोग हैं, लेकिन ज़बान की जितनी ठेकेदारी हमने समझा है ना इन्होंने की है, उतनी इन्होंने बिल्कुल नहीं की है। ये मैं आपको बता दूँ, और नुकसान ही पहुँचा है जितने लोगों को मैं जानता हूँ। और मुझसे भी अक्सर कहते थे यार तुम तो उर्दू साफ बोल लेते हो, तुम कोयटा से कैसे हो। हाँ तो अच्छा, ये सरप्राइज़ की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है। खैर मैं अनीस दबीर पे आने वाला था, क्योंकि अब्दुल सलाम अमजद साहब का मैं एक दफ़ा इंटरव्यू सुन रहा था, और बहुत अदीबों ने भी इस पे भी लिखा है कि हमारी जो शेरी रिवायत है जी, चाहे वो गज़ल हो चाहे वो शायरी एट लार्ज हो, वो अनीस दबीर के बग़ैर नामुकम्मल है। ठीक है, मतलब ये एक एडमिटेड एक्सेप्टेड फैक्ट है क्रिटिक्स के अंदर, उर्दू अदब की तहज़ीब के अंदर, कि इतनी बड़ी अहमियत है। जब आप मरसिए को लेते हैं, नोहे को लेते हैं, आपके लिए आपके पसंदीदा नोहा ख्वाह कौन रहे, और आपको क्या लगता है कि किन नोहा ख्वाहों के और उनके कौन से नोहों का एक बड़ा, आप समझे, ग्राउंड ब्रेकिंग इम्पैक्ट था नोहे की रवायत में? बेशुमार ऐसे लोग हैं। अगर आप सिर्फ शिया कम्युनिटी की बात करें कि उन पे किन्होंने इम्पैक्ट किया, तो लोग डिफरेंट हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ग्लोबली या दूसरे, क्योंकि देखिए करबला का मौजू जो है
वो तो सबके लिए इक्वल है। बिल्कुल। उस पॉइंट से आप पूछेंगे तो वो डिफरेंट लोग हैं जो मेरे फेवरेट रहे, जिन्होंने उन लोगों, वो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल चीज़ है, जिन्होंने वो नोहा की सूरत में, सोज की, मर्सिया की सूरत में पेश की। और फिर एक है जो शिया कम्युनिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं या नोहा कहने वाले हैं, तो वो डिफरेंट लोग हैं। मेरे उस्ताद हैं इरफान हैदर साहब, जिनसे मैंने सोज खानी और नोहा पढ़ना, कसीदा पढ़ना, मनकबत पढ़ना ये सीखा। ऑब्वियसली मेरे उस्ताद हैं तो मेरे सबसे फेवरेट वो रहे। मुझे मीर हसन मीर साहब जो हैं वो मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। एक तो वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी ही बड़ी ज़बरदस्त है, जो एक दो मुलाकातें मेरी उनसे यहाँ पे रहीं, वो उनको मैं बहुत, फिर हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं सैयद ज़िले रज़ा ज़ैदी, वो शायर भी हैं बड़े कमाल, और वो पढ़ने वाले भी बड़े ही कमाल हैं, वो मेरे फेवरेट रहे। और अगर आप ग्लोबली करेंगे तो फिर नदीम सरवर साहब से बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि वो जो तनाज़े वाले मौजू हैं वो उनको कैसे इस तरह पेश करना है कि कम से कम अगला बंदा कंसिडर करे, उसको बात की जा सके। तो वो, जैसे मैंने कहा, वो एम्बेसडर हैं इस चीज़ के, आज़ादारी के, उनको एम्बेसडर कहा जाता है, और वो हैं भी। तो नदीम सरवर साहब मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अगर ग्लोबली बात, इम्पैक्ट की बात की जाए कि किसने किया, जिसने शेर व शायरी का भी ख्याल रखा हमेशा, और वो पुरानी चीज़ भी हमेशा इनकॉर्पोरेट की, चाहे कितना भी मॉडर्निज्म हो गया। तो वो, ये कुछ लोग हैं ऐसे। पंजाब में बहुत सारे डिफरेंट लोग भी हैं, वो तो एक अलग सर्किट है। देखिए, बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे हमारे सामने जो आती है वो ये है कि तरबियत और तहजीब साथ साथ चलती है। हाँ जी। जो आपको मिली, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक अहले तशी घराने में अगर एक तरह के इल्म का रचाव है तो किसी और घर में कोई और होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये किसी एक स्कूल ऑफ थॉट या एक आइडियोलॉजी या एक मसलक का वो नहीं है। Exactly. ये चीज़ हमें बड़ी समझनी चाहिए यहाँ पे कि इल्म और इल्म का हुसूल ये एक तजस्सुस का अमल है जो हमें हर वक्त कर लेना चाहिए। काफ़ी डेंस बातें हो गई, लेकिन एक चीज़ जो मैंने लोगों से जब इंस्टाग्राम पे पूछा, मैं ज़ीशान अली को बुला रहा हूँ तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा आप उनसे बताएं कि उन्होंने मैं कभी तुम का जो OST गाया था, हाँ जी, उसके बारे में बताएं कि वो कैसे हुआ। क्योंकि हमने हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा का ड्रामा बड़े शौक़ से देखा और हर मरहले पे एक नया उसका गाना आता था। तो हाउ डिड दैट हैपन, और वो कैसे कंपोज किया उन्होंने? भाई वो ना हुआ ये कि इर्ज़ा से रब्ता किया गया उनकी मैनेजर के थ्रू, फहद भाई की, कि हमें एक OST चाहिए। उसके बारे में एक्सप्लेन किया उन्होंने। अच्छा, हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे कुछ SOPs हैं बहुत पहले से, जब कोई हमारे पास इतने शोज़ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कि हम ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ नहीं था, बस कुछ असूल होते हैं आपके। हमने ये असूल बनाए थे कि हम OST कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल, ड्रामों का। हम कॉरपोरेट शोज़ बहुत हमारी टर्म्स पे जो आएंगे सिर्फ वो वाले करेंगे। कुछ हमारे असूल हैं कि हमें वहाँ पर स्टेज कैसा चाहिए, कुछ लॉजिस्टिकली कुछ चीज़ें हैं और कुछ एथिकली हैं जो हम डिमांड करते हैं कि ये चीज़ें होंगी तो हम शो परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। तो ये हमने बहुत पहले से। तो इर्ज़ा ने कहा कि ज़ीशान तो जो है वो OST नहीं करते, हम लोग नहीं करते ज़्यादातर। तो वो फहद भाई ने कहा कि मैं पर्सनली उससे बात करना चाहता हूँ। तो फहद भाई की मुझे कॉल आ गई और उन्होंने पूछा कि भैया आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं क्या? तो मैंने कहा नहीं, वो तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसा है कि हम, उन्होंने कहा वजह क्या है इसकी कि आप ये OST जो नहीं करते? तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना तो इतने पैसे हैं ड्रामा इंडस्ट्री के पास कि वो एक म्यूज़िशियन को दे सकें, और दूसरी बात ये है कि अगर किसी से ये पूछ लिया जाए कि हमें स्क्रिप्ट सुना दें या हमें वो सिचुएशन बताएं जहाँ पे आपको चाहिए, तो उनको तौहीन लगती है। हालांकि ये बड़ी बुनियादी बात है। जब तक, अच्छा, अक्सर की तो ये रिवायत है कि डायरेक्टर्स की, कि वो आपको कॉल करके कहेंगे यार कोई सैड गाना पड़ा है। यार राफे भाई ये मजाक है।
सैड गाना कोई सैड गाना क्या होता है? सैडनेस 1 करोड़ किस्म की होती है। अल्लाह जाने आपकी उस फिल्म में या उस ड्रामा में कौन सी सैडनेस है, आप उधर मेरा कौन सा सैड गाना चेप दोगे। और ज़्यादातर लोग बना के भी दे देते हैं। पर हम ज़रा थोड़ा सा परहेज़ करते हैं इस चीज़ से कि मैंने कहा मुझे जब तक ये पता नहीं कि सिचुएशन क्या है, स्टोरी क्या है, और वो लगती है अक्सर लोगों को, मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से मैं बता रहा हूँ आपको कि लोगों को तौहीन लगता है जब उन्हें कहें कि हमें स्टोरी सुनाएं। बिल्कुल। वो कहते हैं तुम गाना बनाओ, हम क्यों सुनाएं, हम नहीं रिवील करेंगे। तो वो थोड़ा हंसे आगे से पहले हल्का सा, और फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर काम करते हैं साथ। तो यानी ये मैं तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी कि वो बड़े मुनासिब इस हवाले से, और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त से मुझे मुखातिब भी किया और बड़ी रिस्पेक्ट से मुझसे बात भी की। खैर उन्होंने भिजवाया अपनी मैनेजर को, उन्होंने आके पूरी हमें स्टोरी नरेट की, साथ में एक्स्ट्रा चीज़ की कि विजुअल भी दिखाया कि यहाँ लगेगा गाना। अच्छा ये हो चुका है शूट। जब ये मांग रहे हैं तो पूरा काम, तो पूरा काम। जब उन्होंने वो खैर उन्होंने जब वो हमें नरेट कर दिया और सुनाई, तो अगली बात थी फाइनेंसेस। तो वो भी उन्होंने हमें जो भी हमारी डिमांड थी वो हमें उन्होंने पे किया। तो हमने 2-3 चीज़ें पे नहीं किया, मतलब तय हो गया कि ये हम आपको पे करेंगे जो आप मांग रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारा ना यूएस टूर था 3 दिन बाद जब ये सब कुछ हो रहा था। तो मैंने उनसे इनिशियली मैंने और इर्ज़ा ने डिस्कस कर लिया कि 3 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कुछ बना लें, लेकिन अगर ना बन पाया तो जब हम यहाँ से निकल गए तो हम आपको ये बता के जाएंगे कि अब आप किसी और से करवा लें, हम कमिट नहीं कर रहे, पर इन 3 दिनों में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम बार बार चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे, अगर आपको पसंद आ गई तो उसके ऊपर आगे काम करेंगे, लेकिन इन 3 दिनों में अगर कोई चीज़ ना बन पाई तो फिर आप किसी और से करवा लीजिएगा, हम आपको लटकाएंगे नहीं, ना ही कोई मिस कमिटमेंट करेंगे। तो ये तय हो गया। तो मैंने 2-3 गज़लें उनको भिजवाई कंपोज करके, तो वो उनको समझ नहीं आई। ठीक है। तो वो दिन गुजर गए। अब हमारी कल फ़्लाइट है सुबह, और इर्ज़ा ने उनको बोल दिया कि भाई हम माजरत की कोशिश की हमने, अगर वक्त ज़्यादा होता तो हम कोशिश करते मज़ीद इस पर, तो फिर इंशाल्लाह कभी काम करेंगे साथ। उन्होंने भी कहा थैंक यू कि आपने कंसिडर किया और टाइमली हमें बता दिया। इतने में इर्ज़ा की मुझे कॉल आई, मैं कहीं से स्टूडियो से घर आ रहा था, कि यार एक गाना पड़ा हुआ है आपका, तो ये जो कहानी हमने सुनी है और जो विजुअल देखा है इसके मुताबिक ना वो परफेक्ट है इसके लिए। ये इर्ज़ा का डिसीजन था। अच्छा। तो मुझे एकदम क्लिक हुआ, मैंने कहा यार वो तो बहुत ज़बरदस्त इस सिचुएशन पे बैठ रहा है गाना। तो इर्ज़ा ने कहा कि मैं फिर भेज रही हूँ उनको, तो देखते हैं आगे। इर्ज़ा ने वो भेजा, और ग्रुप के अंदर एक ग्रुप बना हुआ था जहाँ फ़ात भाई भी थे, हम लोग थे। तो कोई 2-4 मिनट बाद फ़ात भाई का उसमें मैसेज आ गया और मुझे कॉल भी आ गई कि यार यही तो चाहिए था हमें। तो मैंने फिर उनसे मैंने कहा जी ये चाहिए आपको, ले लें गाना। वो 10 साल पहले मैंने बनाया था गाना। ओह क्या बात, पूरे 10 साल पहले। तहजीब हाफ़ी ने लिरिक्स लिखे हुए हैं उसके। अच्छा। ये वो टाइम है जब तहजीब को कोई जानता था ना मुझे कोई जानता। तो हम इतने पुराने दोस्त हैं यानी। तो वो मैंने कहा आप ले तो लें ये गाना, शर्त मेरी ये है कि इसमें अगर आप ये कहें ना कि वॉल्यूम भी किसी चीज़ का हल्का फुल्का इधर उधर हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये 10 साल पहले बना हुआ गाना है। हाँ। अब इसको या तो पूरा रीडू करना पड़ेगा दोबारा से, या एज इट इज़ करना, या ऐसे ही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमें ऐसे ही चाहिए, बस ये है कि हमें हमिंग में इसकी मेलोडी चाहिए, वो आप रिकॉर्ड कर दें। मैंने कहा हम तो अब जा रहे हैं अमेरिका, आप किसी भी आर्टिस्ट से वो करवा लें, मुझे कोई मसला नहीं। गाना मेरा है ओरिजिनल। अक्सर लोगों को होता है ये प्रॉब्लम कि किसी और से क्यों करवाएं। तो मैंने कहा कि आप किसी से भी वो हमिंग उसकी करवा लें मेलोडी पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको क्रेडिट भी दें उसमें, क्योंकि मेरे पास अगर वक्त होता तो मैं ये करता। तो अब मज़ीद ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने करनी है, आपका प्रोडक्ट बन गया ज़बरदस्त। तो ऐसे करके वो गाना उसमें आया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस ड्रामा में 6-8 गाने थे। हाँ। और बहुत अच्छे आर्टिस्टों के बहुत ज़बरदस्त गाने थे। वो गाने चले हैं थ्रू आउट द ड्रामा, बाकी के। ये गाना चला है आखिरी के 2 हफ्ते। बिल्कुल।
यानी पूरा गाना तो शायद कहीं चला है, पूरा गाना तो यूट्यूब पे रिलीज़ हुआ, उस सिचुएशनली वो एक आधी लाइन पीछे चलती थी सिचुएशन पे। लेकिन अगर आप इसकी वो लोगों का रिस्पांस चेक करें उस पर, जो भी आप जिस तरह भी मेजर करते हैं उसको, तो वो इस गाने पे ज़्यादा आया। वजह ये थी कि वो बने बनाए गाने लिए गए थे, कोई हैप्पी गाना है समझ रहे जवाब में आए, वो इस ड्रामा के लिए नहीं बने थे। ये सिचुएशन पूछी गई थी और मेरे पास तो इस वक्त 250 गाना बना पड़ा हुआ है मेरे अपने जो ओरिजिनल हैं, क्योंकि जब भी कोई हमें ख्याल आता है ऐसा कॉम्पोजिशन बनती है तो हम उसे कंप्यूटर में ज़रूर उतार लेते हैं। तो इस शेप में 250-300 गाना पड़ा हुआ है। तो इसको सोच समझ के उस सिचुएशन के ऊपर इसको चूज़ किया गया था कि यहाँ, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था। वो जब हल्का सा पीछे हारमोनियम का पीस भी आता था ना, जब वो ड्रामा के कैरेक्टर्स की वो सिचुएशन आती थी, वो उसका एक बड़ा आइकॉनिक सा पीस है, तो उसकी वो सिचुएशन की इंटेंसिटी जो थी ना, अब ये चीज़ें नज़र नहीं आती व्यूअर को जो ड्रामा देख रहा है, लेकिन एक चीज़ सीन को म्यूट करके आप देखें और उसके बाद वॉल्यूम के साथ देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्हेंस कर देता है उस फीलिंग को, उस डायलॉग को, उस सिचुएशन को। तो मेरा ख्याल है कि वो इसलिए ज़्यादा लोगों के ऊपर वो असर किया है कि वो एक्यूरेटली जो कहानी उस वक्त चल रही थी सही अक्कासी कर रहा था, उसकी अक्कासी कर रहा था। तो बहरहाल उस गाने को, नहीं वो तो ड्रामा भी बड़ा अच्छा, लोगों में बड़ा ड्रामा भी मकबूल बड़ा हुआ, अच्छा था। बड़ा अच्छा ड्रामा था। मैंने कोई कमो बेश 12-15 साल के बाद आखिरी ड्रामा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा था ना, वो स्टार प्लस पे था। ओए होए होए, जब स्टार प्लस आया करता था यहाँ तो और वो बड़े क्रिंज ड्रामा हुआ करते थे वो, जो हम देखते थे बचपन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो तब भी पूरा ड्रामा जो मैंने कोई देखा है वो ये वाला था। ये वाला था। उसकी भी वजह ये थी कि मैंने उस वक्त देखना शुरू किया जब लोग उसको ख़त्म करने वाले थे, क्योंकि जब मेरे से रब्ता किया गया तो मुझे पता चला यार ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है कोई। मैंने फिर शुरू से, क्योंकि बेगम देख रही थी और घर पे भी हमारे देखा जाता है, तो फिर मैंने पूरा उसको फॉलो करना। आप देखिए कितनी मॉडर्न कहानी है, बिल्कुल, और कितनी रेलेवेंट भी है। हाँ, असल में इसका नाम होना चाहिए था कहानी घर घर की। हाँ जी, इसका होना चाहिए कि कहानी आजकल की, आजकल ये हो सकता था उसका। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था, बड़ा अच्छा ड्रामा था। ज़ीशान, गुफ्तगू आपके साथ बैठ जाते हैं तो लगता है कि कोई पुराने वक्तों के यार बैठ गए हैं। हाँ। और ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि उसमें बंदा खो जाता है। लेकिन सबसे अहम सवाल मेरे लिए ये है इस वक्त कि गज़ल एज अ जॉनरा कहाँ खड़ी है। अली सेठी ने भी बड़ा काम करने की कोशिश की उसमें, हालांकि मुझे उनका मॉडर्न पॉप काम ज़्यादा पसंद है, पर्सनल टेस्ट की बात होती है। और आप भी उसी जॉनरा में गज़ल या गज़ल ही की मॉडिफाइड फॉर्म लेके आप आगे चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि गज़ल ऐसा जॉनरा एक कमबैक कर रहा है या कहीं गया ही नहीं था? क्योंकि आप जैसी कॉम्पोजिशंस और तहज़ीब हाफ़ी जैसी शायरी या सहल मुमतना की शायरी, आसान ज़बान की शायरी अब वापस आ रही, चाहे नुसरत साहब की रील्स के तौर पे आ रही है या किसी और तरह। तो आप इस पूरे ट्रेंड को कैसे देखते हैं? मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस चीज़ को लेके कि गज़ल मैं हूँ या नहीं हूँ, पर गज़ल इधर की इधर है, हमेशा इधर ही थी। वजह यह है कि गज़ल निकाल दें तो बचता क्या है हमारे पास। मैं गज़ल गायकी की बात नहीं कर रहा, उर्दू ज़बान में से गज़ल निकाल दें तो क्या है हमारे पास। तो ये तो जा ही नहीं सकती, ये कहीं भी नहीं जा सकती जब तक मुहावरे हमारे घरों पे बोले जा रहे हैं, जब तक उर्दू में बात की जा रही है आपस में, जब तक मिसालें दी जा रही हैं, कहीं भी नहीं उर्दू जा रही। शेर व शायरी तो इधर ही थी। अगर गाने वाले मिसाल के तौर पे कम हो भी गए थे गज़ल को, तो गज़ल कहने वाले कभी कम नहीं हुए इस माशरे में। वो वहीं के वहीं हैं, वो वहीं रहने, क्योंकि उस हकीकत है, सच्ची बात होती है, पुरअसर बात होती है, और एट द सेम टाइम उसमें एक आर्ट, एक टेक्निकल पहलू भी होता है। इतनी मजबूत चीज़ है गज़ल कि इसको चाह कर भी कोई नहीं दबा सकता। एक तो ये है ना कि खुद ब खुद एक चीज़ फेड हो जाए, इसके खिलाफ तो अगर कोई महाजरा ही भी कर ले ना
कि हमने इसको मुहिम भी चला ले, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है ज़िशान अली ना गा रहा हो तो, अली सेठी ना गा रहे हो तो सिर्फ तहत में रह जाए, लेकिन गज़ल तो उधर की उधर है, वो जा ही नहीं सकती ना, वो हमारी तहजीब का हिस्सा है। नहीं, और गज़ल एक बहुत अहम वजह है कि हम ज़बान से भी करीब हैं। हाँ जी, क्योंकि जब आवाज़ से जुड़ती है, सुर से जुड़ती है, लय से जुड़ती है, तो आपका अपना एक नेचुरल ज़बान से रब्ता होता है। अच्छा ज़ीशान, गुफ्तगू के अख्तिताम से पहले मैं अपने सामीन और नाजरीन को बताना चाहूँ कि आज की पॉडकास्ट अगर ज़ीशान ना होते तो शायद मैं ना करता, क्योंकि आज से 5 रोज़ पहले मेरे बहुत करीबी कज़न 33 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अहमद जुल्फ़िकार उनका नाम है। उनका एक 4 साल का बेटा और उनका एक 1 साल का बेटा है। मैं अभी इस गम से बाहर नहीं निकला था कि काम की दुनिया में वापस आ गया। उस अरसे में मैंने बहुत चीज़ें सुनी उसको ओवरकम करने के लिए, लेकिन एक ज़ीशान की गाई हुई चीज़ मैंने बहुत सुनी, और मैं ज़ीशान से कहूँगा कि अहमद की याद में, उसके अहलो अयाल की याद में अगर आप हमें पुल जान सुना दें तो ये गुफ्तगू अपने इख्तिताम पे पहुँचेगी, और जो अहमद है उनके दर्जात बुलंद होने की भी दुआ कीजिएगा आप। आमीन। मैं बिल्कुल तानपुरा। ये जी साईं अख्तर हुसैन एक बुज़ुर्ग थे, सूफियाना गाया करते थे, उनकी कॉम्पोजिशन है, और ये गाई भी मैडम नूरजहां साहिबा ने है ओरिजिनली, और मैंने इसका अगेन वही कवर ही उसी वाले सेशन में बनाया था एक। सारी जिंदगी दिल दा चैन लभ्या, चैन लभ्या, नहीं दुख मिलदे रहे, तू मिलियो मिल के वख होयो, यो रोग हवलड़े दिल दे रे, हरी वांग कलेजे नु चीरदा है, हरी वांग कलेजे नु चीरदा है, वख दिल तो जे तेरा ख्याल होवे भुल जान, ये सब गम दुनिया दे भुल जान, ये सब गम दुनिया दे, जिन्नू प्यार करां जे ओ नाल होवे भुल जान, सब गम दुनिया दे। सौ प्यार दी तेरे हिजर अंदर, हंजू एक भी अखियां चों डुलना नहीं, असां प्यार दे नाम दी लाज रखनी, मुँह बोलना नहीं, दिलों भुलना नहीं, मौत चंगी है उस दी जिंदगी तो, ओ मौत चंगी है उस दी जिंदगी तो, कदी पूरा न जिसदा सवाल होवे भुल जान, ये सब गम दुनिया दे भुल जान, ये सब गम दुनिया दे। बहुत शुक्रिया जी।